हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। हमारे आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं आई दृष्टि मैगजीन को, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मैगजीन इन द मार्केट फॉर स्टेट पीएससी एग्जाम, पर्टिकुलरली फॉर यूपी पीसीएस एंड बीपीएससी। राइट, सो इस मैगजीन को हम कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इस मैगज़ीन के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो भी आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। राइट, मैंने सारी चीज़ें हाईलाइट भी कर दी हैं। आप भी साथ साथ अपनी मैगज़ीन में जो आपके पास हो उसको हाईलाइट करते जाना, ताकि आपके भी जब आप रिवीजन करो तो हाईलाइटेड रहे। राइट, साथ में पेन पेपर लेकर बैठना। कुछ चीज़ें याद करने की भी हैं, वो मैं ट्रिक्स के थ्रू आपको याद करवाऊंगा। सो मेक श्योर कि पेन पेपर लेकर बैठो, सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी, उनको नोट कर लेना। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, जो लोग हमारे पेड बैच में एनरोल्ड हैं, लाइक ग्रंथ, यूपी पीसीएस मेंटरशिप, बीपीएससी बैच, राइट, उत्तराखंड आरएएस, जितने भी बैचेस हैं उन सभी में करंट अफेयर्स तो आता ही है। तो ये लेक्चर ज़रूर देखना आई दृष्टि का। तो ये आज तो नेशनल अफेयर्स को हम कवर करेंगे, इसके बाद हर अल्टरनेट डे पे आएगा, नेक्स्ट में हम इंटरनेशनल करेंगे। ऐसे ही हर सेक्शन को अल्टरनेट डे कवर करेंगे। एक लेक्चर आज आया है, नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन ट्यूसडे। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, और उसके पहले इस लेक्चर को फिनिश कर लेना। राइट, अच्छा, नेशनल अफेयर्स से पहले मैगजीन में दिया हुए हैं कुछ ये शॉर्ट न्यूज़। राइट, तो शॉर्ट न्यूज़ को हम लास्ट में कवर करेंगे। वैसे अगर आप ये वाली चीज़ें पढ़ते हो ना, पूरी मैगजीन अगर पढ़ लेते हो, तो जो शॉर्ट न्यूज़ है वो इसी में से दी होती है। तो दोज आर द रिपीटेशन ऑफ द फैक्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। राइट, तो पहले हम पूरी मैगजीन पढ़ लेंगे तो उसको पढ़ना आसान होगा, एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। राइट, सो हमेशा पहले ये कोर न्यूज़ पढ़ा करो, उसके बाद शॉर्ट वाले पढ़ा करो, तो फिर शॉर्ट वाले बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। राइट, आप लोग को वो शॉर्ट वाला पढ़ने में मज़ा आता है, इसलिए वहीं पे पढ़ते फंसे जा जाते हो और पूरी मैगजीन कभी कवर नहीं कर पाते। राइट, सो हम मैगजीन को हॉलिस्टिकली लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम पर प्रैक्टिस से सिर्फ वही कवर करेंगे। राइट, तो वी विल क्लियर द क्लटर, एंड ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपके लिए कर दी है, तो आपको सिर्फ अपना दिमाग रखना है चीज़ों को समझने पे। ओके, शुरू करते हैं। 12th इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। राइट, इस बार कहाँ मनाया गया? कोलकाता में मनाया गया। ये 12th इंटरनेशनल योगा डे था। ठीक है, कोलकाता में रेड रोड है, लाल सड़क है, वेस्ट बंगाल में, वहाँ मनाया गया। राइट, इस बार की जो इंटरनेशनल योगा डे की थीम थी वो क्या थी? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये याद रखना, 2026 की थीम क्या थी योगा डे की? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये तो याद रहेगा आपको। राइट, हो सकता है वो 2025 का पूछ ले, तो याद रखना 2025 का क्या था? वन अर्थ वन हेल्थ। ओके, ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये कैंपेन चलाई गई है 100 डेज 100 सिटीज़ 100 ऑर्गेनाइजेशन। राइट, ये क्वेश्चन आ सकता है कि 100 डेज 100 सिटीज़ 100 ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो याद रखना, ये रेगुलर योगा प्रैक्टिस को एनकरेज करने वाली कैंपेन है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको नोट कर लेना। ओके, इसके अलावा इंटरनेशनल योगा डे वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द यूनाइटेड नेशंस इन सितंबर 2014। तो याद रखना, पहली बार योगा डे का प्रपोजल हमारे मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस में दिया था सितंबर 2014 में। राइट, यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर कब करा था? एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए आपको, 11th ऑफ दिसंबर 2014। राइट, सितंबर में मोदी जी ने बोला था और दिसंबर 11th को। राइट, यानी कि 11/11 नहीं, 11/12 को। राइट, 2014 में इंटरनेशनल योगा डे को डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, एक चीज़ और याद रखना कि सबसे पहला इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था 2015 में। 2014 में दिसंबर में तो रिकग्नाइज ही किया गया। तो फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब हुआ था? 2015 में, न्यू दिल्ली में। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव, वी विल लीव इट कम्प्लीटली। अगली खबर आ रही है नोएडा से, जहां पे जेवर एयरपोर्ट को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया गया है 15 जून 2026 से, यानी कि अभी पिछले महीने ही इसको स्टार्ट कर दिया गया है। और जो पहली कॉमर्शियल फ़्लाइट थी वो इंडिगो के द्वारा ऑपरेट करी गई। इंडिगो जो फ्लाइट कंपनी है, और कहाँ से पहली उड़ान भरी थी? लखनऊ से। राइट, तो याद रखना, जेवर एयरपोर्ट ऑफिशियली कब स्टार्ट हुआ? 15 जून 2026 में। जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो अब ऐसे सोचने की गलती मत करना कि ये डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। यूपी पीसीएस ने 1 साल पहले जो एग्ज़ाम लिया था उसमें ये चीज़ प्रूफ कर दी थी कि डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, कुछ चीज़ों के डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो जो मैंने बता रहा हूँ, जो चीज़ों के डेट, उनको नोट कर लेना। 15 जून को जेवर एयरपोर्ट ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था। राइट, पहली कॉमर्शियल फ़्लाइट इंडिगो की थी और लखनऊ से उड़ान भरी थी। इनाग्रेशन मोदी जी के द्वारा किया गया है, इसलिए इनाग्रेशन और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना, इसका इनाग्रेशन तो 28 मार्च को ही हो गया था।
लेकिन पहली उड़ान जेवर एयरपोर्ट ऑफिशियली स्टार्ट कब हुआ? 15 जून में। मार्च में इनाग्रेशन हुआ था और जून में ये एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ था। इस चीज़ को याद रखना। ओके, इस एयरपोर्ट को बनाने में टोटल लागत कितनी लगी है? 11,200 करोड़ रुपए। ये भी याद रखना, 11,200 करोड़ रुपए की लागत लगी है इस पूरे एयरपोर्ट को बनाने में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रधानमंत्री ने मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी का भी इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये फैसिलिटी बनाई जा रही है ताकि एयरपोर्ट को मेंटेन किया जा सके, रिपेयर किया जा सके, कोई दिक्कत आए, और ओवरहॉलिंग की जा सके। तो इसका फाउंडेशन स्टोन भी प्राइम मिनिस्टर ने रख दिया है। राइट, याद रखना। ये कहीं ना कहीं जो एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं उड़ान स्कीम के तहत बनाए जा रहे हैं। उड़ान स्कीम को और ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए बनाए जा रहे हैं। उड़ान स्कीम के बारे में आगे हम इस मैगजीन में पढ़ेंगे, दिया हुआ है। राइट, कब स्टार्ट हुई थी, क्या है। राइट, और अगर ना भी पढ़ें तो भी आपको कहीं स्कीम का नाम दिखे पूरी मैगजीन में तो उस स्कीम को फटाक से गूगल कर लेना। राइट, सो दैट आपकी स्कीम्स भी प्रिपेयर हो जाए साथ साथ। हालांकि उड़ान स्कीम इस मैगजीन में आगे दी है, सो वी विल रीड अबाउट इट फर्दर। ओके, अब ये जो एमआरओ फैसिलिटी है, सबसे पहली एमआरओ फैसिलिटी आकाशा एयर और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलकर सेटअप कर रहे हैं। राइट, पार्टनरशिप कर लिया दोनों ने। और एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, YAAPL। ये 100% सब्सिडरी है ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल की। राइट, तो ये जो अथॉरिटी है इसको पूरी जिम्मेदारी दी गई है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू डेवलप, कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट द ग्रीन फील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। तो याद रखना, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को। ये चीज़ याद रखना। ओके, अब क्योंकि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और YIAPL, ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव। अगली खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन दिस ईयर साइड हिस्ट्री इज सिक्किम डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट स्टेट। सिक्किम भारत का 5वां फुली लिटरेट स्टेट बन गया है आफ्टर अचीविंग लिटरेसी बेंचमार्क्स अंडर उल्लास प्रोग्राम। उल्लास प्रोग्राम के तहत जो लिटरेसी के बेंचमार्क्स दिए गए हैं उनको क्वालिफाई करने के बाद सिक्किम इंडिया का 5th फुली लिटरेट स्टेट बन चुका है। उल्लास प्रोग्राम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उल्लास का फुल फॉर्म पूछ सकता है। राइट, तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इज द उल्लास प्रोग्राम। राइट, याद रखना, सिक्किम से पहले हिमाचल प्रदेश को भी डिक्लेयर किया गया था फुली लिटरेट सितंबर 2025 में। सिक्किम को तो अभी किया गया है मई में। राइट, हिमाचल प्रदेश को सितंबर में ही कर दिया गया था। राइट, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में जिनको फुली लिटरेट डिक्लेयर कर दिया गया है? देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे तो लद्दाख को 2024 में ही कर दिया गया था। राइट, लद्दाख को 2024 में ही फुली लिटरेट घोषित कर दिया गया था, बट ये यूनियन टेरिटरी है। राइट, उसके बाद 2000 मिज़ोरम जो है, मिज़ोरम को किया गया था 2025 में। राइट, यानी क्वेश्चन अगर आया कि फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिकम फुली लिटरेट, तो लद्दाख नहीं मिज़ोरम लिखोगे आप, क्योंकि मिज़ोरम इज ए स्टेट, लद्दाख इज द यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख इज द ओनली यूनियन टेरिटरी टू हैव दिस स्टेटस एज ऑफ नाउ। तो यूनियन टेरिटरी की पहली ही बात आई है तो आपको लद्दाख मेंशन करना है। अगर पहला स्टेट पूछेगा फुली लिटरेट कौन सा है तो मिज़ोरम है। फिर मिज़ोरम के बाद सिलसिला आगे बढ़ा, गोवा भी लिटरेट हुआ। राइट, गोवा के बाद आप देखोगे तो त्रिपुरा को भी फुली लिटरेट डिक्लेयर करा गया। राइट, सबसे पहला स्टेट मिज़ोरम था, दूसरा गोवा था, तीसरा त्रिपुरा था। ऑब्वियसली तीसरा त्रिपुरा ही रहेगा। राइट, उसके बाद आया हिमाचल प्रदेश और सिक्किम हो गया 5th नंबर का स्टेट। राइट, और सबसे पहले एक यूनियन टेरिटरी थी लद्दाख। तो ये सभी राज्य जो हैं, सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज अब फुल्ली लिटरेट हैं उल्लास प्रोग्राम के तहत। याद रखना, गोवा, लद्दाख, मिज़ोरम, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, ये सभी फुल्ली लिटरेट हैं। राइट, सिक्किम को इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी मॉडल भी अचीव कर लिया सिक्किम। मतलब यहाँ पे अब क्या होगा, पूरी तरह से पेपरलेस सिस्टम हो जाएगा। राइट, याद रखना, सिक्किम की जुडिशरी को जो पहला पेपरलेस जुडिशरी का डिक्लेरेशन मिला है, राइट, ये जो दर्जा प्राप्त हुआ है कि पेपरलेस जुडिशरी है, ये कब प्राप्त हुआ है? ये 1 मई 2026 को प्राप्त हुआ है। राइट, यहाँ पे एक कॉन्क्लेव हुई थी, कॉन्क्लेव ऑन टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियल एजुकेशन। ठीक है, जुडिशियल एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को लेकर के एक कॉन्क्लेव हुई थी 1 मई को। राइट, कहाँ पे? गंगटोक में, सिक्किम में। वहाँ पे सिक्किम को डिक्लेयर किया गया इंडिया का पहला पेपरलेस जुडिशरी।
राइट। तो ये कनक्लेव भी याद रखना, जस्ट इन केस ये कनक्लेव ही पूछ ले वो कि कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो कनक्लेव ऑन टेक्नोलॉजी एंड जुडिशल एजुकेशन गैंगटॉक में हुई थी, 1 मई को हुई थी, राइट। ये चीज़ याद रखिएगा। और ये चीज़ ऐसी पहले पूछी जा रही है, मत सोचना कि सर ये सब क्यों याद करा रहा हूँ, पहले पूछा जा चुका है, बच्चों को झटका लग चुका है, तो अब दोबारा झटका न लगे इसलिए याद करते हुए चलना, राइट। एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया 2024 रिपोर्ट, इसके बारे में बस इतना ही पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट एनुअली पब्लिश करता है एनसीआरबी, यानी हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसके अलावा इस रिपोर्ट के बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना है, ओके। जिस भी स्टेट के एग्जाम प्रिपरेशन आप कर रहे हो, अगर बिहार की कर रहे हो देख लेना बिहार में एक्सीडेंट डेथ्स का रेट क्या है, 4.2 है, यूपी में क्या है 9.2 है, राजस्थान में 6.6, अपने अपने स्टेट का देख लेना, राइट। इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का फेज़ 3 स्टार्ट कर दिया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, आपने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा। ये इलेक्शन कमीशन की स्पेशल ड्राइव होती है ताकि जो वोटर लिस्ट है, जो इलेक्टोरल रोल है, उसको अपडेट किया जा सके। इसका फेज़ 3 स्टार्ट हुआ है, अनाउंस किया गया था 14 मई को और स्टार्ट हुआ 30 मई से, राइट। अब याद रखना कि ये जो फेज़ है इसमें 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज को कवर किया जाएगा। और जो मेन ऑब्जेक्टिव इलेक्शन कमीशन ने बताया है SIR का, वो ये है कि कोई भी एलिजिबल सिटीज़न जो है वो वोट डालने से वंचित ना रह जाए, यानी कि सभी एलिजिबल सिटीजन्स को वोटर लिस्ट में इंक्लूड करना है, राइट। और जो भी इनएलिजिबल लोग हैं उनको इलेक्टोरल रोल से निकालना है, राइट। तो याद रखना इसमें हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन किया जाता है, फील्ड ऑफिसर्स भेजे जाते हैं, BLOs को भेजा जाता है, राइट। और इसके अलावा वेरिफिकेशन होता है और वोटर डिटेल्स को अपडेट किया जाता है। SIR का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग क्या है, आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन कमीशन को ये पावर दी गई है कि वो इलेक्टोरल रूल्स वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए जो भी बन पड़ता है वो करें, इसी के तहत वो SIR एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। SIR का पर्पस क्या है, SIR कौन से आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन को ये पावर है कि SIR कंडक्ट करवाएं, राइट। और अभी कौन सा फेज़ स्टार्ट हुआ है, फेज़ 3, यानी कि 2 फेज़ में SIR ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तीसरा फेज़ शुरू हुआ है। इस तरह से ध्यान से पढ़ा करो, ओके। पहले जो 2 फेजेज़ हुए हैं उसमें ऑलरेडी हम 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को कवर कर चुके हैं, और इस तीसरे फेज़ में हम 16 स्टेट्स और 13 यूनियन टेरिटरीज़ को और कवर करेंगे, राइट। 3 यूनियन टेरिटरीज़ को, राइट। इसके पहले जो 2 फेजेज़ हुए हैं उसमें बहुत सारे 6.5 लाख के आसपास बूथ लेवल ऑफिसर, जिनको हम BLOs बोलते हैं, वो इन्वॉल्व थे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ SIR प्रोसेस में, राइट। आगे देखो, बहुत जगह असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ जहाँ भी असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट हुए हैं उन जगहों की पहली बात तो आपको सीट्स पता होनी चाहिए, कितनी सीट से चुनाव हुए हैं, कौन सी पार्टी जीती है, और जो CM बना है उनका नाम क्या है। ये 3 चीज़ें ही पता होनी चाहिए। जैसे कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए, तो आप देखो कि जो वेस्ट बंगाल है, पहले तो याद रखना आसाम, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इन सब जगह कितने फेज़ में चुनाव हुए हैं, ये फेजेस पूछे जाते हैं, राइट। तो सब जगह तो सिंगल फेज़ में हुए थे, वेस्ट बंगाल में 2 फेज़ में पोलिंग हुई थी, राइट। याद रखना सभी जगह आसाम, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु सब जगह चुनाव हुए 2026 में, सब जगह एक फेज़ में वोटिंग हुई, लेकिन वेस्ट बंगाल में 2 फेज़ में चुनाव हुए, राइट। याद रखना इस चीज़ को। और सभी जगह बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था वोटर का, जैसे वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट एवर पार्टिसिपेशन हुआ, तमिलनाडु में हाईएस्ट एवर पार्टिसिपेशन हुआ, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो काम की नहीं है। वैसे आगे देखो कि आप कहाँ पे कितनी सीट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन की बात करें अगर हम, राइट, तो वेस्ट बंगाल में जो टोटल सीट्स है कितनी है, 294। पहली बात तो याद रखना वेस्ट बंगाल पे 294 सीट्स पर चुनाव हुआ था, जिसमें से जो BJP है जिसको मेजॉरिटी मिली है वो 208 सीट जीत गई, राइट। और शुवेंदु अधिकारी फर्स्ट BJP चीफ मिनिस्टर बने, राइट, बंगाल के अंदर, ओके। तो याद रखना ये जो सेरेमनी इनको दिलाई गई, राइट, गवर्नर RN रवि के द्वारा जब इनको ओथ वगैरह दिलाई गई, राइट। अब हर स्टेट के गवर्नर याद मत रखना, बट इतना याद रख लेना कि CM कौन बना है, राइट। शुवेंदु अधिकारी को ओथ दिलाई RN रवि ने, और जो सेरेमनी हुई थी वो पोचिशे बैशॉक पे हुई थी, जो कि 165th बर्थ एनिवर्सरी थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, उस दिन इनको ओथ दिलाई गई, राइट। याद रखना इस चीज़ को। यानी कि वेस्ट बंगाल के CM कौन है, शुवेंदु अधिकारी। कौन सी पार्टी जीती, BJP जीती। कितने सीट्स पे चुनाव हुआ था, 294 सीट्स पे। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल नई पार्टी तमिलागा वेत्री कजागम, जिसके फाउंडर C जोसेफ विजय हैं, इस पार्टी को जीत मिली, और यहाँ पे C जोसेफ विजय चीफ मिनिस्टर बने तमिलनाडु के, राइट। ये जो पार्टी है TVK, इसने पहली बार कोई असेंबली इलेक्शन लड़ा था और पहली बार ही इन्होंने इलेक्शंस को जीत भी लिया, राइट। तमिलनाडु में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी सीट्स पे चुनाव हुआ था, 234 पे, राइट, जिसमें से ये जो TVK पार्टी है इसने 108 सीट्स जीत ली, राइट। बंगाल की कितनी सीट्स थी, बंगाल की सीट्स थी
294। तमिलनाडु की कितनी थी, बस 9 की जगह 3 कर दो, 234 तमिलनाडु की सीट्स आ गई, राइट। केरला असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे वी.डी. सतीशन ने जो कि कांग्रेस के हैं, इन्होंने चीफ मिनिस्टर के पद की शपथ ली, और यहाँ पे जो कांग्रेस है, राइट, कहीं ना कहीं उसकी जीत हुई। ये पूरा इनका अलायंस था, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, बहुत सारी पार्टीज़ का यहाँ पे, उसकी जीत हुई बेसिकली, राइट। तो ये जो यूडीएफ है बेसिकली इसकी जीत हुई, और जो सीएम बने हैं वो कांग्रेस के हैं, वी.डी. सतीशन, राइट। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे टोटल 140 सीट्स पे चुनाव हुआ था। केरला छोटा है ना, तो 140 सीट्स ही हैं यहाँ पे, राइट। आसाम की बात करें तो यहाँ पे हेमंत विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर बन गए हैं फिर से, राइट, बीजेपी के हैं। एनडीए अलायंस की फिर से आसाम में जीत हुई है, राइट। याद रखना टोटल 126 सीट से चुनाव हुआ था। आसाम में 126 सीट्स हैं, और केरला में 140 सीट से चुनाव हुआ है। पुदुचेरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी, आपको पता है, यहाँ पे भी दिल्ली की तरह एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पे भी एनडीए की जीत हुई है, और एन रंगासामी को एक चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, राइट। पुदुचेरी में सिर्फ 30 सीट्स पे इलेक्शंस हुए थे, तो याद रखना सारे सीट्स, पुदुचेरी में 30, केरला में 140, आसाम में 126, तमिलनाडु में 234, और वेस्ट बंगाल में 294, राइट। इतनी चीज़ें याद रखनी है, और सबके सीएम के नाम रख लो, राइट, मैच करने को दे देगा वो। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन आया तो ऐसे ही आते हैं, तो याद रखना इसको, राइट। आगे की जो रिपोर्ट है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2024, इसके पहले हमने देखा एक्सीडेंटल वाली रिपोर्ट थी, वो भी एनसीआरबी पब्लिश करता है, बट उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा याद करने का नहीं है, बट इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की ये जो रिपोर्ट है रिलीज़ हुई है 2024 तक के लिए, राइट। 2026 में भले रिलीज़ हुई है, बट डेटा जो दे रही है 2024 का दे रही है, राइट। तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2024 है, जो कि 2026 में पब्लिश हुई है, याद रखना इस चीज़ को, राइट। और याद रखना ये रिपोर्ट इसलिए भी सिग्निफिकेंट है बिकॉज 2024 वो साल है जब भारतीय न्याय संहिता को यूज़ किया गया था अलॉन्ग विद द आईपीसी फ्रेमवर्क, राइट। सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 58.8 लाख क्रिमिनल केसेस हैं 2024 में। ये डेटा याद रखना, 58 उसको उल्टा कर दो 85 तो याद ही रहेगा आपको, 5885 इतने लाख क्रिमिनल केसेस हुए हैं 2024 में। और ओवरऑल कितने परसेंट से डिक्लाइन हुआ है, 6% का डिक्लाइन हुआ है। 5885 लाख केसेस हुए हैं, बीच में पॉइंट लगा देना, और कितने परसेंट का डिक्लाइन हुआ है क्राइम रेट में, 6% का। ये चीज़ याद रखना, मतलब 2023 में जितना क्राइम था उससे 6% का डिक्लाइन हुआ है 2024 में, इतना याद रहेगा। आगे जो बात आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि अगर पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो डिक्लाइन हुआ है क्राइम रेट में, फ्रॉम 448.3 टू 418.9 पर लाख पॉपुलेशन, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, पहले अगर 1 लाख लोगों में से 448 लोगों के साथ क्राइम होता तो अभी 418 लोगों के साथ ही होता है, तो ये भी याद रखना पर लाख के हिसाब से। इसके अलावा याद रखना कि ओवरऑल क्राइम में तो डिक्लाइन हुआ है, राइट, लेकिन साइबर क्राइम में राइज़ हुआ है, जो साइबर क्राइम है उसमें राइज़ हुआ है, राइट। और कितना राइज़ हुआ है, 17.9%, मतलब 18% के आसपास राइज़ हुआ है साइबर क्राइम में। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना। यहाँ पे कुछ साइबर क्राइम के नाम दिए हैं, जैसे कि फाइनेंशियल, तो क्वेश्चन आ सकता है ना इनमें से कौन कौन सा साइबर क्राइम है, तो फाइनेंशियल फ्रॉड साइबर क्राइम के अंदर आता है, राइट। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, एक्सटॉर्शन हो गया साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें केसेस दर्ज हुए हैं, ओके। इसके अलावा रखना, इकोनॉमिक ऑफेंसेस इंक्रीज़ हुए हैं डिक्रीज़ हुए हैं, तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं, 4.6% इंक्रीज़ हुए हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ओवरऑल क्राइम डिक्रीज़ हुआ है बाई 6%, ठीक है, पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से भी डिक्रीज़ हुआ है। बट अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो वो इंक्रीज़ हुआ है 17.9%। इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात करें तो 4.6% से इंक्रीज़ हुए हैं, राइट। इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम हुआ है 1.5% से, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज़ बीन डिक्लाइंड। तो याद रखना, क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम हुआ है, ऐसी चीज़ें देंगे, इस स्टेटमेंट लिख देगा कि साइबर क्राइम हैज़ बीन डिक्रीज, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज़ इंक्रीज, ऐसे गलत सलत लिख देगा स्टेटमेंट एग्जामिनर, तो आपको यही रिपोर्ट में पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट पूरी नहीं पढ़नी होती है, अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से अपना मटेरियल निकाल लो आप। तो याद रखना, वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है उसमें गिरावट आई है, ज़्यादा तो नहीं बट हाँ 1.5% से गिरावट आई है, याद रखना इसको, राइट। तो पहले 1 लाख वुमेन में अगर 66 वुमेन के साथ क्राइम होता तो अभी 64 के साथ ही है, राइट। इस तरह से याद रखना, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है बट हाँ 1.5% की गिरावट है, ओके। अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें तो याद रखना यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, राइट। याद रखना, उत्तर प्रदेश हाईएस्ट है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले में, ओके। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब की बात करें अगर, तो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ जो क्राइम होता था उसमें भी 23% की गिरावट देखी गई है, राइट। पहले जो है क्राइम रेट पहले 12.4% था, अभी 9.5% हो गया है। टोटल कितनी गिरावट है,
23.1% की। देखना याद रखना, पूछा जाएगा कि शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट कितना क्राइम रेट क्या है, तो 9.5% है। टोटल कितनी गिरावट हुई है, 23.1% गिरावट हुई है, राइट। पहले ज़्यादा होते थे, अभी कम होने लग गए। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ होता है शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, राइट। और वहीं अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ के साथ भी जो क्राइम होता था उसमें भी गिरावट हुई है 3.6% की। शेड्यूल ट्राइब के साथ जो क्राइम होता था उसमें तो 23% की गिरावट हुई है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के साथ जो क्राइम होता था उसमें 3% की गिरावट आई है, 3.6% की, राइट। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट कहाँ होता है, तो यूपी में होता है। तो याद रखना, वुमेन के मामले में और शेड्यूल कास्ट के मामले में सबसे ज़्यादा क्राइम यूपी में होता है, शेड्यूल ट्राइब के मामले में सबसे ज़्यादा क्राइम एमपी में होता है। तो ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट याद रखना, इसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, आप भी कर लो, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्जशीट कहाँ पे फाइल हुई है, तो केरला रिकॉर्डेड द हाईएस्ट चार्ज शीटिंग रेट अमंग द स्टेट्स, ओके। केरला में 95% केसेस में चार्जशीट फाइल हुई हैं, ये चीज़ याद रखना। तो चार्जशीट एफिशिएंसी के मामले में केरला नंबर 1 पे है, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग बीसीसीआई। देखो, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि जो आप बीसीसीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगते रहते हो आरटीआई के तहत, तो बीसीसीआई कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत जो बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, ये कोई भी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। मतलब आरटीआई एक्ट बीसीसीआई पे लागू नहीं होता है, ओके। तो याद रखना इस चीज़ को। बीसीसीआई इज नॉट कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी अंडर सेक्शन 2H ऑफ आरटीआई एक्ट। यहाँ से क्या याद रखोगे कि जो पब्लिक अथॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट है आरटीआई एक्ट में, वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत है, सेक्शन 2H ऑफ आरटीआई एक्ट, राइट। और ये बताता है कि जो कौन कौन सी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं जिनसे आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो अंडर आरटीआई एक्ट। तो अगर ये सेक्शन 2H के दायरे से बाहर ही हो गया बीसीसीआई, तो फिर आरटीआई मांगने का मतलब क्या है। सीआईसी, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने ये चीज़ बोली कि बीसीसीआई एक प्राइवेट एसोसिएशन के तौर पे रजिस्टर्ड है अंदर तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1975। यानी कि बीसीसीआई एक प्राइवेट एसोसिएशन है जो कि कहाँ रजिस्टर्ड है, तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1975। ये बात पता होनी चाहिए आपको, बीसीसीआई कौन से एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है एज अ प्राइवेट एसोसिएशन, पता होना चाहिए, नोट कर लेना, ओके। इसके अलावा याद रखना कि सिर्फ किसी कानून के साथ रजिस्टर्ड हो जाना आपको कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं बना देता, ये बात सीआईसी ने बोली है, राइट। बीसीसीआई इज़ नॉट सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। क्यों ऐसा है कि भाई लॉ के तहत तो रजिस्टर्ड तो है ही है, तो पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये पहली बात तो प्राइवेट एसोसिएशन के तौर पे दर्ज है, दूसरी बात इसको कोई गवर्नमेंट से फाइनेंस नहीं मिलता बीसीसीआई को, राइट। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। इस ऑर्डर का यही मतलब है कि सिटीजन अब डायरेक्टली बीसीसीआई से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के तहत नहीं मांग सकते, राइट। याद रखना इस चीज़ को, ओके। बीसीसीआई ने पहले भी ये बात अपनी रखी है कि आर्टिकल 12 के तहत जो स्टेट के डेफिनेशन है उस स्टेट के दायरे में बीसीसीआई नहीं आता है, राइट। ये बात भी इसने बोली है बीसीसीआई ने, ओके। तो ये भी नोट कर लेना, स्टेट के दायरे में अगर बीसीसीआई लिख दे तो गलत काट देना। मगर बहुत सी कमिटीज़ हैं, जैसे कि क्वेश्चन आएगा लोधा कमेटी किससे जुड़ी हुई है, लोधा कमेटी बीसीसीआई में रिफॉर्म से जुड़ी हुई है। तो जस्टिस आरएम लोधा कमेटी ने पहले ही बीसीसीआई में बहुत सारे रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं। उनमें से एक चीज़ ये भी बोला गया था बीसीसीआई को कि भाई इसको बीसीसीआई को आरटीआई एक्ट के तहत लाइए। लोधा कमेटी ने पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करी थी कि कंसिडर करिए बीसीसीआई आरटीआई के अंदर आए, राइट। बीसीसीआई की फंक्शनिंग को इसने क्लोज्ड डोर और बैक रूम अफेयर बोला था लोडा कमेटी ने, तो याद रखना, ओके। तो लोडा कमेटी किससे जुड़ी हुई है, बीसीसीआई से। कैसे याद रखोगे इस चीज़ को, बीसीसीआई आपको पता है कि बहुत बड़ी स्पोर्ट्स एजेंसी है इंडिया की, राइट। बीसीसीआई पूरे क्रिकेट को कंट्रोल करने का बोर्ड है बीसीसीआई, राइट। तो बीसीसीआई कहता है क्योंकि हम पूरे क्रिकेट को कंट्रोल करते हैं इसलिए हमारे पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, लोड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम क्लोज डोर करके काम करते हैं अपना, इसीलिए हम बैक रूम में काम करते हैं क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर। तो लोडा कमेटी ने यही चेक करने के लिए कमेटी बिठाई कि देखें सच में आपके ऊपर लोड है भी कि नहीं है। तो लोड है या नहीं, लोड है, लोड है, ठीक है, लोढ़ा को लिख दो, लोड है, राइट। तो याद रहेगा लोड है कि नहीं, बीसीसीआई पे चेक करना है। इन्होंने बोला कि भाई इसको दायरे में लाइए आरटीआई के, इनके ऊपर कोई लोड नहीं है। वहीं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बोला था 2018 में कि बीसीसीआई को आरटीआई के अंतर्गत लाना चाहिए। तो ये सारी बातें याद रखना, ओके। आगे याद रखना, आसाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाया गया है। क्वेश्चन आएगा कौन से स्टेट में रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बिल लाया गया, तो आसाम स्टेट है, इतना याद रखना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 44, राइट। बस बाकी कुछ इस न्यूज़ से ऐसा सच याद नहीं रखना, राइट।
अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि अब प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971 को अमेंड किया जा सकता है। क्यों किया जाएगा इस एक्ट को अमेंड? ताकि हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, अगर उसकी कोई भी इंसल्ट होती है तो उसको एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाए। इसके लिए कौन से एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971। इस वक्त 1971 का ये जो एक्ट है ये नेशनल फ्लैग को प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करता है, नेशनल एंथम जनगण मन को प्रोटेक्ट करता है कि इनकी इंसल्ट ना हो, इनका इंटेंशनल ऑब्स्ट्रक्शन ना किया जाए, राइट। उसी दायरे इसी कैटेगरी में नेशनल सॉन्ग को, वंदे मातरम को भी डाला जाए। तो 1971 के इस एक्ट को अमेंड करने का अप्रूवल कैबिनेट ने दे दिया है May 5, 2026 को। याद रखना इस चीज़ को, राइट। यानी कि ये कैबिनेट के डिसीजन से वंदे मातरम को अब बहुत तगड़ी स्टैट्यूटरी बैकिंग मिलेगी। कोई भी उसकी इंसल्ट करेगा वंदे मातरम वाले गाने की तो उसको अब सज़ा मिलेगी, राइट। याद रखना अभी कौन सी चीज़ें इस एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड है? नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल एंथम जनगण मन, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है 1971 के इस एक्ट के तहत। ओके, तो याद रखना इस चीज़ को। इस एक्ट में एक सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 बोलता है कि अगर इंटेंशनली इंडियन नेशनल एंथम सिंगिंग को लेकर के कहीं गाया जा रहा है नेशनल एंथम, उसको गाने से रोक रहे हो या डिस्टर्ब कर रहे हो असेंबली को, तो ऐसी जगह पे आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है या फाइन भरना पड़ सकता है या फिर दोनों हो सकता है, राइट। तो याद रखना। और इसी प्रोविज़न में ठीक वंदे मातरम भी डाल दिया जाएगा अगर ये अमेंडमेंट हुआ तो, राइट। तो याद रखना ये चीज़। वंदे मातरम सॉन्ग का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लो। वंदे मातरम को कंपोज किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो बंकिम मातरम ये तो ऐसे बार बार बोलोगे याद हो जाएगा आपको। और कहाँ पे पब्लिश हुआ था पहली बार? बंगा दर्शन ने, राइट। तो बंगा दर्शन, बंकिम मातरम, ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हो रही हैं, ओके। और बाद में आनंद मठ नॉवल में इसको इंक्लूड किया गया था। सबसे पहली बार ये बंगा दर्शन में पब्लिश हुआ था। उसके बाद जब पॉपुलर कब हुआ? जब ये आनंद मठ नाम की नॉवल में इसको इंक्लूड किया गया था वंदे मातरम को, राइट। तो ये वंदे मातरम था, वंदे मातरम, ठीक है। बंकिम, बंगा दर्शन, और इसको गाने में इन लोग को क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। तो आनंद मठ भी याद रहेगा आपको, राइट। द सॉन्ग वॉज सेट टू म्यूजिक बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इस सॉन्ग को म्यूजिक देने का काम किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और उसके बाद ये सॉन्ग इमर्ज होकर आया एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ यूनिटी, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन टू द मदरलैंड। जनवरी 24, 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अनाउंस किया कि जन गण मन जैसे हमारा नेशनल एंथम है, वैसे ही वंदे मातरम को भी वही ऑनर मिलना चाहिए एज अ नेशनल सॉन्ग। तो ये बात किसने अनाउंस करी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कब? 24 जनवरी 1950 को, ओके। याद रखना 24 जनवरी 1950 वही दिन था जिस दिन राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया गया था। और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही जन गण मन को नेशनल एंथम माना गया था, राइट। और इसी दिन वंदे मातरम को इक्वल स्टेटस दिया गया था जन गण मन के बराबर। मतलब इक्वल स्टेटस ऑलरेडी दे दिया गया था, बट हाँ उस एक्ट में नहीं डाला गया था अभी तक, तो उस एक्ट में डाला जाएगा, राइट। इसीलिए बहुत लोग कह रहे थे वंदे मातरम तो ऑलरेडी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो 24 जनवरी को ही बोल दिया गया था कि प्रेसिडेंट ने खुद बोला था कि इक्वल है दोनों, राइट। तो वही रेस्पेक्ट अभी भी थी, बट हाँ कानून के तहत पनिशेबल ऑफेंस नहीं था तो उसको कानून में डाला जाएगा, राइट। आप देखोगे ये जो सॉन्ग है आगे चल के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, खास करके स्वदेशी आंदोलन वगैरह में बहुत लोगों ने गाया इसको। इस सॉन्ग को गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने INC सेशन ऑफ 1896 में। 1896 का जो कांग्रेस का सेशन था, यानी कांग्रेस के फॉर्मेशन के लगभग 11 साल बाद जो कांग्रेस सेशन हुआ था, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था। ये कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था? कैलकाटा में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे वंदे मातरम गाया गया था, ओके। ये जो सेशन था, राइट, इट वाज द 12th एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस। और इसको प्रिसाइड किसने किया था? रहीमतुल्ला सयानी ने। रहीमतुल्ला M सयानी इनका नाम था, याद रखना। 1896 का जो सेशन था उसको किसने प्रिसाइड किया था? रहीमतुल्ला M सयानी ने। इंपॉर्टेंट सेशन है कांग्रेस का, तो आपको पता होना चाहिए। और ये 12th सेशन था कांग्रेस का। इसी सेशन में जहाँ पे रहीम जी हमारे प्रिसाइड कर रहे थे कांग्रेस के सेशन को, वहीं पे रविंद्र जी ने गाना गा दिया वंदे मातरम। तो इस तरह से याद रखना, रहीम वॉज प्रिसाइडिंग एंड रविंद्र वॉज सिंगिंग, ओके। इस तरीके से याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इट बिकेम द रैलिंग कैरी ऑफ स्वदेशी एंड एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स ऑफ 1905। इट इंस्पायर्ड रिवोल्यूशनरी सच एज मैडम भीकाजी कामा एंड मदन लाल ढींगरा एटसेट्रा। इन लोगों को इसने बहुत इंस्पायर करा, ओके। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0, यानी दूसरी बार इंडेक्स निकाला गया है। कौन निकालेगा इंडेक्स? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज निकालेगी, राइट।
तो याद रखना कि ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल 2026 को। ओके, तो याद रखना नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और इसी दिन इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने रिलीज़ किया पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, राइट। तो ये जो इंडेक्स है ये क्यों रिलीज़ किया जाता है? टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है, वो अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। ओके, तो मतलब क्या प्रोग्रेस हुई है ग्राम पंचायत की, ट्रेडिशनल लोकल बॉडीज़ की, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। ओके, तो याद रखना इसमें ए ग्रेड हैं, कुछ बी ग्रेड हैं, कुछ सी ग्रेड हैं, सॉरी डी ग्रेड हैं, इन सब की अलग अलग रैंकिंग होती है। तो याद रखना कौन से ग्रेड में कौन लीड कर रहा है। ए ग्रेड में त्रिपुरा लीड कर रहा है, याद रखना इसको, ठीक है। बी ग्रेड वाले में जो परफॉर्मर पंचायत से, ये तो फ्रंट रनर हो गए ना, त्रिपुरा वगैरह, ये सब अच्छे वाले हैं। मतलब जो बी ग्रेड है परफॉर्मर इंडेक्स है, राइट, ये वाला परफॉर्मर में यूपी नंबर 1 पे है, राइट, याद रखना इसको। और डी ग्रेड जो है, जो बिगनर पंचायत है, इसमें भी यूपी नंबर 1 पे है, राइट। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। ओके, तो त्रिपुरा हैड 943 फ्रंट रनर पंचायत। त्रिपुरा के पास 943 फ्रंट रनर पंचायत है, याद रखना इसको। सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर पंचायत त्रिपुरा के पास है, राइट। तो त्रिपुरा को ए ग्रेड मिला है, इसलिए यूपी में बी ग्रेड पंचायत ज़्यादा है, परफॉर्मर पंचायत ज़्यादा है, 18,000। तो यूपी का नाम याद रखना। अगर बात करें बिगनर पंचायत की, बिगनर पंचायत से ज़्यादा यूपी में है, 6,000 के आसपास। तो यही छोटी छोटी याद रखनी है। याद रखना कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं किया इस इंडेक्स में। तो पहली बात तो वेस्ट बंगाल ने, एक इकलौता ऐसा स्टेट है वेस्ट बंगाल जिसने पार्टिसिपेट नहीं करा, राइट। इसके अलावा जो हमारा दिल्ली है और चंडीगढ़ है, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, बिकॉज दिल्ली और चंडीगढ़ के पास तो ग्राम पंचायत ही नहीं है। वेस्ट बंगाल ने पार्टिसिपेट नहीं करा, दिल्ली और चंडीगढ़ ने पार्टिसिपेट नहीं करा। ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो याद रखना, ठीक है। दिल्ली और चंडीगढ़ के पास ग्राम पंचायत ही नहीं, और वेस्ट बंगाल ने अपने डेटा देने से मना कर दिया, राइट। तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। बाकी पंचायत को लेकर जो थीम है, जिस पर इंडेक्स बनाया जाता है, ऑब्वियसली थीम 1 है कि पॉवर्टी फ्री रहे, थीम 2 है हेल्दी रहे, चिल्ड्रन फ्रेंडली रहे, राइट, वाटर रहे अच्छे से, क्लीन और ग्रीन पंचायत हो, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशल एडवांसमेंट हो, सोशली जस्ट और सोशली सिक्योर्ड पंचायत हो, राइट, गुड गवर्नेंस हो और वुमेन फ्रेंडली हो। तो ये तो याद ही रहेगा ना भाई, गरीबी ना हो, लोग स्वस्थ हो, चाइल्ड फ्रेंडली हो, वुमेन फ्रेंडली हो, पानी हो, स्वच्छता हो, ग्रीनरी हो, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी हो, सोसाइटी सिक्योर्ड रहे, इक्वलिटी रहे, गुड गवर्नेंस रहे। यही सारी चीज़ें इस पंचायत की थीम मानी जाती हैं इसमें। तो याद रखना इस चीज़ को। ओके, टोटल 36 स्टेट्स एंड यूनिटीज़ में से 33 ने ही पार्टिसिपेट करा। मैंने बताया आपको वेस्ट बंगाल, दिल्ली एंड चंडीगढ़ डिड नॉट पार्टिसिपेट। ओके, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाए गए हैं। कब से लागू हुई है? 1 मई 2026 से। 1 मई को क्या होता है? लेबर डे। सरकार ने क्या बोला? जाके थोड़ा लेबर करो, गेम में मत खेलो। तो 1 मई 2026 को इन्होंने ये चीज़ रूल्स बना दी है। इस रूल का मतलब क्या है? इस रूल का मतलब ये है कि भाई ये जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 है, ये अब ऑपरेशनलाइज हो गए, राइट। तो इस एक्ट के तहत किया क्या गया है? इस एक्ट के तहत ये किया गया है कि जितने भी ई स्पोर्ट्स होते हैं, एजुकेशनल गेम्स होते हैं, सोशल गेमिंग होती है, कहीं ना कहीं उनको प्रमोट किया जाए, साथ साथ रेगुलेट भी किया जाए, राइट। जो भी यूज़र्स हैं, जो बच्चे खास करके यूथ इसको खेलते हैं, उनको किसी भी तरह का प्राइवेसी रिलेटेड हार्म ना हो, कोई साइकोलॉजिकल या इकोनॉमिक हार्म ना हो, इसकी रक्षा करना भी सरकार का दायित्व है। तो उसने प्रमोट तो करेंगे हम सोशल गेमिंग को, ऑनलाइन गेमिंग को, बट रेगुलेट भी करेंगे स्ट्रिक्टली। ओके, इसलिए इस एक्ट के तहत अथॉरिटी बनाई गई है, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, विच इज़ इंडियाज़ यूनिफाइड एंड डिजिटल फर्स्ट रेगुलेटर। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। जो भी प्रोवाइडर है जो ऑनलाइन गेम सर्विस ऑफर कर रहा है, उसको एक ग्रीवेंस रेडिसल सिस्टम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर किसी भी यूज़र को कोई दिक्कत आती है, कोई ग्रीवेंस आता है, तो वो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी को 30 डेज़ के अंदर अप्रोच कर सकता है। अगर वो इस प्रोवाइडर के ग्रीवेंस रेडिसल सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी में इनकी कंप्लेन कर देंगे। और याद रखना, अथॉरिटी जो है इनकी अपील को 30 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करेगी, ठीक है। जनरली जो भी केसेस होंगे उनको 90 डेज़ के अंदर फिनिश करना है। तो याद रखना इस चीज़ को। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बहुत पावरफुल चीज़ बना दी गई है। अभी तक आप किसी वेबसाइट पे गए, मान लो गेमिंग पैसे दिए, उसने पैसे ले लिए, कुछ किया नहीं, तो आप कहाँ कंप्लेन करोगे? वो लोग तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आपको। तो अब आप ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी में कंप्लेन कर सकते हो, 30 दिन के अंदर चीज़ें सही रहेंगी। जब भी हो उसके 30 दिन के अंदर कंप्लेन करनी है आपको, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में पता होनी चाहिए। इसके अलावा 8th पोषण पखवाड़ा ऑफ 2026 इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखो। ओके, देखो पोषण पखवाड़ा एक्चुअली होता क्या है?
पोषण पखवाड़ा एक नेशन वाइड कैंपेन है। इस कैंपेन को कौन रन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किस बारे में है ये कैंपेन? न्यूट्रिशन को लेके अवेयरनेस फैलाने के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में, और इन सभी चीज़ों में लेकर के क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, कम्युनिटी कितना पार्टिसिपेट कर रही है अंडर द मिशन पोषण 2.0, इन सभी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम करता है पोषण पखवाड़ा। यानी कि एक पखवाड़ा, जैसे कि 9 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक हमने सेलिब्रेट किया एज अ पोषण पखवाड़ा, राइट। पखवाड़ा का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? फोर्ट नाइट, यानी 15 दिन तक ये कैंपेन चलती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की। 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक चली। इस बार ये 8वां पोषण पखवाड़ा अभियान था, राइट। बेसिकली मिशन पोषण 2.0 जो है, मिशन पोषण किससे जुड़ा हुआ है पता है ना आपको? गवर्नमेंट का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, ताकि पूरी तरह से बच्चों में, वुमेन में न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके। न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम है, राइट। माल न्यूट्रिशन को पूरी तरह इंडिया से मिटाने का प्रोग्राम है, राइट, पोषण अभियान। तो ये मिशन पोषण 2.0 जो है कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव अप्रोच को अपनाता है। जो 2.0 है ये प्रिवेंटिव अप्रोच को अपनाता है, और ये इस बात पर ज़्यादा फोकस करता है कि चाइल्ड के, किसी भी चाइल्ड के जो पहले 1000 दिन होते हैं वो पूरी चाइल्ड की लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। इस चीज़ पे फोकस है इंडिया का मिशन पोषण 2.0। बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड केयर और उसके न्यूट्रिशन पे फोकस करता है। जैसे हमें फोर्टिफाइड फूड खाना चाहिए, राइट, मिलेट्स वगैरह अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। हमारी डाइट में जो डाइवर्सिटी है उसको इंक्लूड करना चाहिए, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं मिशन पोषण 2.0 के तहत। इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है 15 दिन के लिए। इस बार ये पोषण पखवाड़ा 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक मनाया गया। ये बात याद रखना, पहली बात तो। दूसरी बात याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला है? अ वेल नरिश्ड चाइल्ड इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशन। ठीक है, ये चीज़ पहली बात तो अपने मेंस के आंसर में आप एज अ कंक्लूजन लिख सकते हो। प्राइम मिनिस्टर की लाइन है। ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करते हैं या कुछ बोलते हैं तो इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपीपीसीएस आपको या बीपीएससी आपको स्टेटमेंट दे दे कि ये जो मोदी जी ने बोला है, वेल नरिश्ड चाइल्ड इज़ द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन, ये कौन सी स्कीम से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है या ये कौन से अभियान से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है। तो ऑप्शंस आपको मार्क करने होंगे, राइट। याद रखना, इस साल की जो थीम है वो ये है, मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ लाइफ। एक बच्चा जब पैदा होता है उसके ज़िंदगी के जो पहले 6 साल होते हैं उसमें ब्रेन का मैक्सिमम डेवलपमेंट किया जा सके। ये थीम है 2026 के पोषण पखवाड़ा की। और ये जो मिशन पोषण 2.0 है, इट रिकग्नाइजेज दैट अर्ली चाइल्डहुड स्पेशली द फर्स्ट 1000 डेज, पहले 1000 दिन ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं और बच्चों की ओवर फिजिकल ग्रोथ, ओवरऑल वेलबींग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इतनी बातें आपको मिशन पखवाड़ा के बारे में पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट पोषण पखवाड़ा कौन से ईयर में शुरू किया गया था तो क्या आप बता पाओगे? सबसे पहला पोषण पखवाड़ा 2019 में सेलिब्रेट किया गया था 8 मार्च से। वुमेंस डे होता है ना, 8 मार्च से लेके 22 मार्च तक। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। इतनी बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, राइट। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए हमारे जो बैचेस चल रहे हैं, जिसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ग्रंथ 2.0। लास्ट ईयर ग्रंथ का जो सक्सेस रेट है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ग्रंथ से बहुत सारे सिलेक्शंस हुए थे, ठीक है। तो ग्रंथ 2.0 में इस बार हम घटना चक्र के साथ साथ लूसेंट को भी कवर कर रहे हैं, राइट। अगर आपको ग्रंथ में एनरोलमेंट लेना है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो @amazing सक्सेस। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, amazing_success। इस पर मैसेज कर सकते हो। आई विल कनेक्ट विद द टीम एंड दे विल एनरोल इन द बैच। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप वहाँ पे जाके भी क्लिक कर सकते हो। बट डायरेक्टली अगर आपको एक्सेस करना है तो मुझे मैसेज कर देना, आई विल कनेक्ट टू द टीम और वो लोग आपको एनरोल कर देंगे, ठीक है। @amazing सक्सेस ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। आप में से बहुत से लोग पहली बार आए हो तो आपको समझ नहीं आता, आप नीचे कमेंट करते हो सर लिंक, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज ही कर देना। इस लेक्चर को लेकर के, आई दृष्टि के लेक्चर को लेकर भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो कभी भी, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम है दिसंबर में, तो आप मुझसे जुड़े रहना। मेरे लेक्चर्स आएंगे आगे यूट्यूब पे और भी, तो आपको मेरी टेलीग्राम आईडी पता होनी चाहिए @amazing_success। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मेरा नाम है सौरभ सिंह। यूपीपीसीएस को लेकर के आपका जो सिलेबस कंप्लीशन है वो तो ग्रंथ 2.0 के द्वारा हो जाएगा। ग्रंथ 2.0 हमने अभी दिसंबर में लॉन्च करा था, ये सोच कर कि एग्ज़ाम जून में होगा, बट क्योंकि एग्ज़ाम की जो डेट है वो आगे दिसंबर में पोस्टपोन कर दी गई, तो हमारा सिलेबस फिनिश करने का जो पेस है वो हमने स्लो कर दिया डिलिबरेटली, ताकि जो बच्चे ज्वाइन करें उनको बहुत ज़्यादा बैकलॉग ना हो। तो अभी हमने पॉलिटी और साथ साथ ज्योग्राफी, साइंस और हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, बट अभी कोई फिनिश नहीं किया हमने,
ठीक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, राइट, जिसमें से पॉलिटी और ज्योग्राफी फिनिश होने वाला है, साइंस और हिस्ट्री हैज़ जस्ट स्टार्टेड, राइट। सो ये चीज़ें चलेंगी अभी, और एग्ज़ाम के 2 महीने पहले सितंबर तक हम सिलेबस को फिनिश कर देंगे, राइट। तो ये याद रखो, अगर आपको तैयारी करनी है तो ये दिस इज़ द राइट टाइम, ये है राइट टाइम इन बैचेस को ज्वाइन करने का, राइट। इस कोर्स को ज्वाइन करने का जो राइट टाइम है वो अभी है। अगर आप सितंबर में अक्टूबर में आके ग्रंथ ज्वाइन करते हो, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज आप लास्ट में ज्वाइन कर रहे हो, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे अपने ब्रेन को दोगे, इट्स नॉट एडवाइजेबल। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग लास्ट में ही ज्वाइन करते हो, बट एडवाइजेबल ये है कि अभी से ज्वाइन करो, ताकि आप कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर सको। जब आप एक्टिव रिकॉलिंग करें अक्टूबर में, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सको, आप प्रिपेयर्ड रहो। अगर आप प्रिपेयर्ड ही ना हो रहोगे, अक्टूबर में आप बैच ज्वाइन करोगे, तो आप कैसे एक्टिव रिकॉलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, राइट। सो इसलिए अगर ग्रंथ 2.0 आपको ज्वाइन करना है तो आप अभी करो। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप ऐसे बहुत से लोगों जिनकी घटना चक्र प्रिपेयर होगी, जिनका लूसेंट प्रिपेयर होगा, फिर भी वो एग्ज़ाम में जाके आते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हो। आपको शायद एग्ज़ाम हॉल में MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड ही नहीं है आपके पास, आप एग्ज़ाम प्रेशर में आके MCQ गलत कर देते हो। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारा मस्तिष्क मंथन बैच है। मस्तिष्क मंथन बैच में एनरोल होने के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिंक भी दिया हुआ है, उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो हमें, राइट। सो टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। उस पर डिफरेंट एजुकेशनल PDFs और हमारे कोर्सेज़ के सारे डिटेल्स उस पर दी जाती हैं। तो मस्तिष्क मंथन बैच कहीं ना कहीं सप्लीमेंट करता है ग्रंथ बैच को। ग्रंथ आपकी नॉलेज पे मास्टरी देगा, आपको ट्रिक्स एंड नॉलेज थ्रू सारे फैक्ट्स याद करवाए जाएंगे। मस्तिष्क मंथन आपको ये सिखाएगा कि एग्ज़ाम में सोचना कैसे है, ठीक है। तो ये UPBCS 2026 के लिए हमारे 2 बैचेस चल रहे हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग BPSC एग्ज़ाम दे रहे हैं, BPSC बैच इज़ ऑल्सो ऑनगोइंग, बट अब मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आप लोग इस बैच को ज्वाइन करो, बिकॉज आपका एग्ज़ाम अभी सर पे है, और इस बैच को ज्वाइन करने की अब ज़रूरत नहीं है। जो आपने जहाँ से पढ़ा है उसी को रिवाइज करो बार बार, राइट। और इसके अलावा आज से ही हमारा एक मेंटरशिप बैच भी शुरू हो रहा है 5th से। सो आज उसका ओरिएंटेशन सेशन है। इसमें हम ग्रंथ के लेक्चर्स को आपको डे वाइज 1-2 लेक्चर देते रहेंगे, राइट। तो आप डे वाइज भी ग्रंथ का लेक्चर फिनिश कर सकते हो। अगर आपको ग्रंथ बैच ज्वाइन करना है तो वो सस्ता पड़ेगा 2499, बट मेंटरशिप बैच में क्योंकि हम टारगेट देते हैं, उसमें हम करंट अफेयर्स भी कवर करते हैं, CSAT भी कवर करते हैं, सब कुछ रहता है, तो उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, और डे वाइज टारगेट देंगे, वीकली क्विजेज होंगे उसमें। तो आप मेंटरशिप में ज्वाइन करना चाहते हो, उसके लिए मैसेज कर सकते हो, राइट। सो द चॉइस इज़ योर्स। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, बिकॉज आप में से बहुत से लोग, मुझे पता है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग को शायद पता नहीं है। जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको तो पता है ही है, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। इतना प्रमोशन काफ़ी था आई थिंक, राइट। पैसिव यूथनेशिया इन इंडिया। देखो, यूथनेशिया वगैरह मेनली मेंस का टॉपिक होता है, फिर भी केसेस याद रखना कि हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक रिसेंट जजमेंट आया है, 11 मार्च को ही आया है। किससे जुड़ा हुआ है? हरीश राणा का जो जजमेंट है यूथनेशिया से जुड़ा हुआ है, राइट। ये 2013 से सर में चोट लगने के बाद से हरीश राणा जी कोमा में थे, बट फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनको अब यूथनेशिया लेने का हक है, राइट। इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ पेशेंट लाइफ, मतलब पेशेंट की लाइफ इंटेंशनली टर्मिनेट कर दी जाए, किसी की लाइफ को इंटेंशनली ख़त्म करना यूथनेशिया कहलाता है, जब उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो और वापस रिकवरी की कोई उम्मीद ना हो। तो इसको बोलते हैं कि राइट टू डाई विद डिग्निटी। ये चीज़ कहीं ना कहीं जो लीगल बेसिस है यूथनेशिया का, पैसिव यूथनेशिया का, वो आर्टिकल 21 है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, डिग्निटी से जीने का सबको हक है, ठीक। तो इसके साथ साथ आता है राइट टू डाई विद डिग्निटी, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है, दो नॉट एन अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू डाई। इसका मतलब ये नहीं सबके पास राइट टू डाई है, राइट टू डाई विद डिग्निटी है, बट राइट टू डाई नहीं है अनरिस्ट्रिक्टेड। ऐसे स्टेटमेंट कन्फ्यूज़ करने को देगा। सुप्रीम कोर्ट की लाइन है, याद रखना कि राइट टू डाई विद डिग्निटी तो है हमारे पास, बट अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू डाई नहीं है। नहीं जाके सुसाइड कर लो पट से, ठीक है। तो याद रखना दोनों में डिस्टिंक्शन, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। यूथनेशिया मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू डाई, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। डिग्निटी से डाई करने का मतलब ये है अगर आप नहीं उठ बैठ पा रहे हो, आपकी हालत बहुत ख़राब है, आप रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपके पास ये हक है कि आप चाहो तो अपना जो इंटेंशनल टर्मिनेशन है अपनी लाइफ का वो करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। पैसिव यूथनेशिया का प्रोसीजर वगैरह, मेडिकल बोर्ड होते हैं इसमें, प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाए जाते हैं, सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड, ये सारी चीज़ें आपके मेंस के लिए काम की है, यहाँ पे काम की नहीं है। फिलहाल यहाँ पे क्या काम का है, एक तो ये केस याद रखना हरीश राणा का, इसके अलावा एक और केस है बहुत पॉपुलर है, ठीक है। आप जब भी मेंस में आंसर लिखोगे तो आपको अरुणा रामचंद्र शानबाग केस के बारे में पता होना चाहिए। ये पहला ऐसा केस था जिसमें पैसिव यूथनेशिया को जुडिशियल रिकग्निशन मिला था। क्वेश्चन आएगा, which among the following cases gave the first judicial recognition to the concept of passive euthanasia in India? That was Aruna Ramchandra Shanbag case versus Union of India of 2011। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस को याद रखना। इसके अलावा
कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, इसमें बोला था राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो ये दोनों केसेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप हरीश राणा का केस तो इसलिए याद रखो क्योंकि वो न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स है, बट ये दोनों केस आपको हमेशा याद रखने हैं क्योंकि पहली बार जुडिशियल रिकग्निशन किस में मिला यूथनेशिया को, अरुणा रामचंद्र शानबॉग केस में। और पहली बार ये कब बोला गया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी भी आर्टिकल 21 का पार्ट है, जस्ट लाइक राइट टू लिव विद डिग्निटी। ये चीज़ बोली गई थी कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में, राइट। इसने पैसिव यूथनेशिया को लीगली रिकग्नाइज करा। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, जो लिविंग विल का कॉन्सेप्ट है, एडवांस डायरेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ये सब रिकग्नाइज कॉमन कॉज वाले केस में किया गया था। तो ये 3 केसेस आपको पैसिव यूथनेशिया से जुड़े हुए याद रखने हैं। ओके, लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक। बाकी ये भी देख लेना कौन कौन से कंट्रीज है जिसमें इसको लीगलाइज करा गया है। नीदरलैंड्स, बेल्जियम, कनाडा, स्विट्जरलैंड, यूएस के कुछ स्टेट्स में अलाउड है, ठीक है। जापान में कोई यूथनेशिया लॉ नहीं है, लेकिन विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट्स कुछ लिमिटेड सिचुएशन में अलाउड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, देखो नीति आयोग की एक रिपोर्ट है स्कूल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी इन्हांसमेंट, मतलब स्कूल की एजुकेशन को लेकर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, मई 2026 में रिलीज़ की गई है। याद रखना इस चीज़ को। स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, नीति आयोग ने, ठीक है। ऐसी ही एक और न्यूज़ है, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ आगे चल के, तो दोनों में कन्फ्यूज मत होना। ये जो रिपोर्ट है ये नीति आयोग की है, राइट। आगे एक और रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको, UDISE प्लस 2024, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट है। ये 2025 अगस्त में रिलीज़ हुई थी। नीति आयोग वाली कब रिलीज़ हुई, मई 2026 में। ये रिपोर्ट क्या कहती है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ठीक है। ये कहीं ना कहीं स्कूल लेवल डेटा बैकबोन है, एविडेंस प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कूल एजुकेशन मॉनिटर करती है। दोनों ही स्कूल एजुकेशन के लिए करके हैं, बट दोनों अलग अलग लोग पब्लिश करते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा पब्लिश की जाती है, राइट, और वो वाली नीति आयोग के द्वारा पब्लिश की जाती है, ठीक है। तो अभी फिर से चलते हैं उस न्यूज़ पे। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसने भी 2015 वाली UDISE रिपोर्ट को यूज़ किया है, राइट, और UDISE के 2024-25 वाली रिपोर्ट को भी यूज़ किया क्योंकि अगस्त में आ गई थी। तो 2014 से लेकर 2024 तक जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की UDISE रिपोर्ट है, इसको नीति आयोग ने यूज़ किया है अपनी रिपोर्ट रिलीज़ करने में। तो याद रखना है इस चीज़ को, ओके। इसके अलावा परख, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ASER की रिपोर्ट, इन सभी रिपोर्ट पे बेस्ड है ये नीति आयोग की रिपोर्ट। तो मतलब ये हॉलिस्टिक रिपोर्ट है। इसमें बोला गया है इंडिया के पास 14.71 लाख स्कूल है जिसमें लगभग 24-25 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, राइट। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस न्यूज़ का है वो ये है कि जो नेशनल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर सेकेंडरी लेवल पे वो 58.4% है, ठीक है। मतलब हमारे देश में 58.4% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है एट हायर सेकेंडरी लेवल, ओके। इस रिपोर्ट में जो खास बात बोली गई, कही गई है जो ट्रांजिशन होता है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जो स्कूलिंग होती है उसका स्टेज होता है, अपर प्राइमरी लेवल हो गया, उसके बाद ट्रांजिशन हुआ, बच्चे सेकेंडरी में जाएंगे, फिर हायर सेकेंडरी जाएंगे, तो वो जो ट्रांजिशन होता है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, राइट। बाकी एक चीज़ और बोली गई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो स्मॉल स्कूल है, रिमोट एरियाज़ में है, वहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, टेक्नोलॉजी वगैरह को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। यही सारी कॉमन सी बातें बोली गई हैं, राइट। इसके अलावा ये देखो, 1 केस 1 डेटा एंड सुसहायक, ये क्या है, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ताकि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जस्टिस डिलीवरी हो सके, जस्टिस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो सके। ऐसे 2 इनिशिएटिव हैं, 1 केस 1 डेटा और सुसहायक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय कौन है, जस्टिस सूर्यकांत, इन्होंने ये अनाउंस करा है। 1 केस 1 डेटा में क्या होगा, ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है जिसमें जो केस मैनेजमेंट है डिफरेंट लेवल ऑफ जुडिशरी में उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, राइट। इट सीक्स टू इंटीग्रेट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखना इस चीज़ को, तालुका लेवल से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी केसेस हैं सबको पूरे एक डेटा में इंटीग्रेट किया जाए, डिजिटल इनिशिएटिव है। और भाई सुसहायक क्या है, सुसहायक एक चैटबॉट है। याद रखना ये चैटबॉट है, मैसेंजर है, AI पावर्ड चैटबॉट है जो कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से लिंक कर देगा। अक्सर आप कोई वेबसाइट खोलते हो, साइड में एक चैटबॉट होता है, वैसे सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट खोलोगे तो आपको सुसहायक नाम का चैटबॉट दिखेगा, राइट। 1 केस 1 डेटा एक डिजिटली इंटीग्रेट करने का इनिशिएटिव है सभी डिफरेंट लेवल के कोर्ट्स को, और सुसहायक एक AI चैटबॉट है, दोनों याद रखना। ये चैटबॉट को डेवलप किसने करा है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने, इन कोलैबोरेशन विद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, राइट। इतना नहीं पूछेगा आपसे, बस यही पूछेगा सुसहायक 1 केस 1 डेटा किससे जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए इनिशिएटिव है, राइट। या सुसहायक का पूछ लेगा किससे जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ तो आप पता लगा लोगे केस वर्ड यूज़ हुआ है, बट सुसहायक नहीं बता पाओगे। तो सुसहायक याद रखना AI चैटबॉट है, सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट का NIC और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने मिलकर डेवलप करें, ओके।
जननी प्लेटफॉर्म, जननी प्लेटफॉर्म है क्या? एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया हुआ प्लेटफॉर्म है जननी प्लेटफॉर्म। जननी का फुल फॉर्म क्या है? जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर टू strengthen maternal and child health care services in India through digital tracking, interoperable health record and real time monitoring। डिजिटल ट्रैकिंग होगी, हेल्थ रिकॉर्ड्स को इंटरऑपरेबली यूज़ किया जा सकता है और रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। ये पढ़ के आप आगे निकल लोगे, अभी आगे पढ़ लोगे कि भाई नेशनल समिट के टाइम पे लॉन्च किया गया, बट क्या आपको पता है कि एंटीनेटल, नेटल, नियोनेटल ये सब क्या होता है? इसलिए चीज़ों को बिना पूरी तरह समझे आगे बढ़ा मत करो, राइट। जैसे एंटीनेटल का मतलब हो सकता है आपसे एग्जाम में यही पूछ ले, बहुत लोगों को यही नहीं पता है अभी तक, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बताओ, मुझे नहीं पता था, मैं निकलने वाला था चुपचाप, पतली गली से आगे बढ़ने वाला था, अगली न्यूज़ पे जाने वाला था और मैं बोल देता मैंने दृष्टि पढ़ लिया। ये चीज़ ईमानदारी से कमेंट बताओ किसको इसको नहीं पता था। एंटीनेटल का मतलब होता है बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ मतलब जो जिस पीरियड में एक वुमेन कंसीव करती है और जब उसकी डिलीवरी होती है, वो पीरियड कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी तक का जो पीरियड होता है, जिसमें प्रेगनेंसी चेकअप्स होते हैं, न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाता है, अल्ट्रासाउंड होता है वुमेन का, आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, उस पीरियड को बोलते हैं एंटीनेटल। उस जर्नी को बोलते हैं एंटीनेटल जर्नी। मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर के डिलीवरी तक की जर्नी है, वो एक वुमेन की एंटीनेटल जर्नी होती है। आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट एंटे का मतलब बिफोर होता है, याद रखना इसको। नेटल मतलब होता है ड्यूरिंग बर्थ, जब बेबी की डिलीवरी हो रही है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो, सी सेक्शन हो रही हो, राइट, तो उसको बोलते हैं नेटल। एंड नियोनेटल मतलब न्यू, न्यू मतलब न्यू, नेटल मतलब बर्थ, राइट। तो न्यूली बॉर्न बेबी की बात होती है, मतलब जब बेबी बॉर्न हुआ उसके बाद जो उसके पहले 28 दिन है, उस टाइम जो केयर करनी होती है, ब्रेस्ट फीडिंग करनी होती है, वैक्सीनेशन दिया जाता है, न्यू बॉर्न बेबी की केयर की जाती है, उसको बोलते हैं नियोनेटल। तो ये पूरी जर्नी एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जननी प्लेटफॉर्म। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। कब लॉन्च किया गया? नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी की समिट हुई थी, वहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, राइट। और ये प्लेटफॉर्म अभी एक पोर्टल ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। अभी एक RCHP अवेलेबल है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है जर्नी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो जर्नी क्या है? एक सर्विस ओरिएंटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ केयर का ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे जो खास बात है वो ये है कि ये QR इनेबल्ड, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, QR इनेबल्ड डिजिटल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड का इंट्रोडक्शन करता है ये पोर्टल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, यहाँ पे QR इनेबल्ड डिजिटल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड होंगे, राइट। और यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बन पाएगा ताकि केयर अच्छे से की जा सके, राइट। सो याद रखना, इन ये जो कार्ड इशू किए जाएंगे ना, MCH कार्ड्स, इनको MCH कार्ड बोला जा रहा है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड, ये आगे चल के जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं उनका ईजी एक्सेस मिल सके, इसमें हेल्प करेंगे। तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जननी पोर्टल का यही है। इसमें बहुत सारे इंटरऑपरेबिलिटी फीचर्स हैं, आगे चल के ये जो प्लेटफॉर्म है इसको यूविन और पोषण वगैरह से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, राइट। पोषण तो मैंने आपको बता दिया है, ये यूविन क्या होता है? यूविन का मतलब है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन विन, राइट। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का प्रोग्राम है, ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है यूविन, ठीक है। इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको मैनेज करता है ये सारे रिकॉर्ड रखता है, कितने वैक्सीनेशन हुए प्रेग्नेंट वुमेन के और चाइल्ड के, उन सबका रिकॉर्ड रखने का काम करता है यूविन पोर्टल, तो याद रखना, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन का 131st अमेंडमेंट बिल लाया गया था जो कि लोकसभा में मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सका, इस वजह से फेल हो गया। तो इस बिल के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये बिल किस बारे में था आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप एक एस्पिरेंट हो, राइट। इस बिल को गवर्नमेंट बोल रही थी कि ये बिल है वुमेन को तुरंत 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का, जो कि इस बिल का सिर्फ एक पार्ट था। इस बिल के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे। मेन ऑब्जेक्टिव जो सरकार का था, लोकसभा की सीट्स को इंक्रीज़ करने का था, डीलिमिटेशन को नए तरीके से फिर से रिस्टार्ट करने का था, और पार्लियामेंट को ये पावर देना था कि कौन सा सेंसस यूज़ किया जाए इसके लिए। सरकार चाहती थी डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस पे ही हो जाए, नए सेंसस होने से पहले ही, राइट। तो लोकसभा की सीट इंक्रीज़ होती और वुमेन का रिजर्वेशन तुरंत दे दिया जाता। तो ये पूरा इनका सरकार का मकसद था, बट ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। इस बिल के लिए आर्टिकल 81 को अमेंड करने की ज़रूरत थी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा वाज प्रपोज टू इंक्रीज फ्रॉम 550 टू 850। टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की 850 करने वाले थे ये लोग, राइट। और न्यू डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन वाज प्रपोज्ड
पॉपुलेशन की डेफिनीशन जो है वो जहाँ जहाँ भी है 55, 81, 160, 170 सब जगह चेंज की जाती है, राइट। 82 को अमेंडमेंट करने वाले थे, बट ये सब आपको याद नहीं रखना क्योंकि ये बिल पास नहीं हो पाया फिलहाल, राइट। आगे जब एक्ट बन जाएगा तब ये सब पढ़ना, अभी मत पढ़ना, ओके। मेनली जान लेना किस बारे में था। तो याद रखना डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाना था, उसके तहत ये डिलिमिटेशन साइज होती, ओके। और प्रपोजल यही था कि जो 33% रिजर्वेशन वुमेन को दिया जाना है उसका अर्ली इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, राइट। जो हमने 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया था उसमें एक सेक्शन था, उसमें एक आर्टिकल था, आर्टिकल 334A ऐड किया गया था, राइट। उसमें बोला गया था कि जो वुमेन रिजर्वेशन है वो फ्यूचर सेंसस से लिंक कर दिया गया था। इस बिल में इस प्रोविजन को रिमूव किया जा रहा था कि जो वेटिंग कंडीशन है कि जब फ्यूचर में सेंशन होगा तभी वुमेन रिजर्वेशन मिलेगा, इस चीज़ को हटाया जाए ताकि हम अभी डिलिमिटेशन करवाएं 2011 के सेंसस के हिसाब से और तुरंत लोकसभा की सीट बढ़ा दें। इसी चीज़ पे अपोजिशन ने हंगामा कर दिया और ये बिल पास नहीं हो पाया। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ओके। ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी को अभी एक स्टेटस मिल गया है, इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। यूनियन गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी को स्टेटस क्या दे दिया है, इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर डिस्टिंक्ट कैटेगरी। अब इसके तहत कहीं ना कहीं ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, NEP 2020, उसके विजन के साथ ये यूनियन गवर्नमेंट का फैसला अलाइन करता है क्योंकि एनसीईआरटी के पास अब ये ताकत है कि वो इंडिपेंडेंटली अपने डिग्री प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकता है। मतलब एनसीईआरटी जिसकी अभी तक आप बुक्स पढ़ते थे, जो अभी तक सिर्फ बुक्स पब्लिश करता था, वो अपने खुद के डिग्री प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकता है, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, डॉक्टोरल हो, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हो। एनसीईआरटी कैन नाउ ऑफर एंड लॉन्च इट्स ओन कोर्सेज क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने इसको स्टेटस दे दिया है इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ओके। इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स आए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई अगर यूट्यूब पे बोल रहा है ना कि ये रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके चैनल को पहले तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। उसके बाद उसको अनलाइक भी कर, डिसलाइक भी कर देना, ठीक है, क्योंकि ये रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछा भी गया है। और आगे कोई डाउट मत रखना अगर यूपीपीसीएस या बीपीएससी में पूछ ले तो आजकल सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक कोई बहुत बकवास न्यूज़ ना हो, राइट। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026, दीज आर द इमर्जिंग टॉपिक्स, ये तो हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ओके। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 जो है इंडिया का प्लास्टिक वेस्ट गवर्नेंस में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट क्या लिखेगा, प्लास्टिक वेस्ट अमेंडमेंट रूल 2026 रिप्लेस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। तो यहाँ पे कैटेगरिकली लिखा हुआ है कि दे डू नॉट रिप्लेस द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो इसको। ये जो रूल्स बनाया गया 2026 में, ये 2016 वाले रूल्स को रिप्लेस नहीं करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, बट ये उन रूल्स को थोड़ा सा अमेंड करते हैं, रिप्लेस नहीं करते हैं। यहीं पे एक स्टेटमेंट बनेगा क्वेश्चन का, तो याद रखना इस चीज़ को, पहली बात तो, ठीक है। इन रूल्स में अमेंडमेंट किया किसने है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, ठीक है। ऑब्वियसली वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री करेगी, राइट। कौन से एक्ट के तहत ये रूल्स बनाए गए हैं, ये रूल्स बनाए जाते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये भी। कभी भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स से बनाए जाते हैं, उनमें चेंजेस किए जाते हैं तो किसी न किसी एक्ट के तहत रूल्स बनाए जा रहे हैं, उन रूल्स में अमेंडमेंट किसी एक्ट के तहत हो रहा होगा, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत, ये भी याद रखना, ओके। अब देखो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो इसमें चेंज करी गई हैं। एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल की जो डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड कर दिया गया है टू इंक्लूड एनर्जी रिकवरी मेथड्स सच एज को प्रोसेसिंग, वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू ऑयल एंड रोड कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है, एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, जो फाइनल ट्रीटमेंट होता है, यानी कि जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको डिस्पोज कर देना जब ये दोबारा रीयूज़ ना किया जा सके, दोबारा रिसाइकिल ना किया जा सके। जब एक कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट होता है वो जब अपनी पूरी लाइफ जी लेता है, राइट, एंड में पहुंचता है, तो उसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, ऐसी स्टेज पहुंच गया कि अब उसको रिसाइकिल नहीं किया जाएगा, तो उसको डिस्पोज किया जाएगा सेफली। अब एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल के बहुत सारे तरीके हैं, वेस्ट टू एनर्जी, राइट, जैसे कि प्लास्टिक को बर्न कर दो, ठीक है, बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी हीट के, मतलब बर्न करोगे हीट प्रोड्यूस होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, राइट। इसके अलावा को प्रोसेसिंग की जा सकती है, मतलब प्लास्टिक वेस्ट को एज अ फ्यूल यूज़ किया जा सकता है या फिर एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जा सकता है इन अ सीमेंट फैक्ट्री मान लो, राइट। सिमिलरली वेस्ट से ऑयल बनाया जा सकता है, रोड के कंस्ट्रक्शन में प्रोसेस्ड प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब एंड ऑफ लाइफ जब हो गई तो कैसे डिस्पोज करना है उसकी डेफिनेशन को इंक्रीज़ किया गया है, राइट, ये याद रखना, एक्सपेंड किया गया उसकी डेफिनेशन को, ये याद रखना। इसके अलावा क्या याद रखोगे, इसके अलावा ये भी याद रखना कि जो प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, जो प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स हैं
उसमें अभी इंक्लूड कर दिया गया है रिसाइकलर्स को भी और एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल एंटिटीज़ को भी, ठीक है। कुछ नए टर्म्स ऐड किए गए हैं जैसे कि रजिस्टर्ड एनवायरमेंट्स ऑडिटर, रीयूज़, सेलर, ऐसे नए टर्म्स यूज़ किए गए हैं, राइट, ताकि रेगुलेटरी क्लैरिटी मेंटेन की जा सके। लोकल अथॉरिटी के रोल्स को और ज़्यादा एक्सपेंड किया जा गया है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, सभी रिसाइकल्ड प्लास्टिक पैकेजिंग में जितनी भी प्लास्टिक पैकेजिंग अब रिसाइकल्ड होगी सब पे एक कोड सबको फॉलो करना होगा, वो है इंडियन स्टैंडर्ड्स IS 14534-2033। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है IS 14534-2033 किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है सभी रिसाइकल्ड प्लास्टिक पैकेजिंग यूनिट से, ठीक है। पैकेजिंग पे मेंशन होना चाहिए कि कितना परसेंटेज ऑफ रिसाइकल कंटेंट इसमें यूज़ हुआ है, राइट। पैकेजिंग मस्ट कैरी मैंडेटरी लेबलिंग इंडिकेटिंग रिसाइकल कंटेंट, ठीक है। जो इम्पोर्टर्स हैं उनको भी ये EPR टारगेट्स मंजूर करने पड़ेंगे, ठीक है। EPR टारगेट्स अचीव करने पे ही उनको EPR सर्टिफिकेट्स मिलता है, तो EPR ऑब्लिगेशंस कहीं ना कहीं करने पड़ेंगे उनको, ठीक है। अब EPR टारगेट्स तो पता होगा ना आपको। EPR ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो कंपनी बना रही है, इंपोर्ट कर रही है, प्लास्टिक प्रोडक्ट को सेल कर रही है, वही रिस्पॉन्सिबल है उसको कलेक्ट करने को, रिसाइकिल करने को, प्लास्टिक वेस्ट को, राइट। तो EPR टारगेट क्या है? जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो कंपनी को कलेक्ट करना ही है, रिसाइकिल करना ही है, रीयूज़ करना ही है हर साल, उसको बोलते हैं EPR टारगेट्स। तो सभी इंपोर्टर्स को भी अपने EPR टारगेट्स को अब मैंने को मतलब मीट करना होगा ऑब्लिगेशंस को, ठीक है, ताकि उनको EPR सर्टिफिकेट्स मिल सके। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। इसके अलावा रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग, ठीक है। फॉर रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग अभी जो रीयूज़ का टारगेट है, ठीक है, वो 10% से बढ़ा करके 25% तक ले जाया जाएगा। मतलब अभी तक 10% अगर प्लास्टिक पैकेजिंग में रीयूज़ होता है तो 25% तक रीयूज़ किया जाएगा उसको। इतनी चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं याद रखना है। मेनली आपको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए, ठीक है। जो प्रोड्यूसर है वही रिस्पॉन्सिबल है वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, ये सिंपल सी बात है रखना। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए CPCB, यहाँ लिखा है ना, मैकेनिज्म विल बी डेवलप्ड बाय CPCB थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड पोर्टल। CPCB क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि पॉल्यूशन को मैनेज करती है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए IS 14534, इतनी चीज़ें इसके बारे में याद रखना, ओके। ये जो जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट है, इसका बेसिक एसेंस जान लो। फिलहाल तो याद रखो कि ये बिल इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में 27 मार्च को, फिर ये राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको 7 अप्रैल 2026 को अपना एसेंट भी दे दिया, राइट। ये बहुत सारे सेंट्रल एक्ट्स को मिनिस्ट्रीज़ में मतलब अमेंडमेंट करता है, राइट। सो क्या है इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब ये है जन विश्वास, यानी कि ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की बात करता है। अगर किसी से कोई बहुत स्मॉल मिस्टेक हो जाती है, कुछ प्रोसीजरल वायलेशन हो जाते हैं, राइट, चाहे वो कोई इंसान हो या कुछ बिजनेस हो, तो उनको यूजुअली फ़ाइन ही देना पड़े इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जेल। याद रखना, इस एक्ट में जो सीरियस क्राइम है उनमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। मतलब जो अननेसेसरी के क्रिमिनल केसेस बन जाते हैं, ठीक है, उनको पेनल्टी कम करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, ताकि देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ सके, लोगों के लिए ईज़ ऑफ लिविंग बढ़ सके, राइट। कोर्ट्स का बर्डन कम होगा और लोग वॉलंटरी कंप्लायंस करेंगे इंस्टेड ऑफ फियर के डर से। अभी फियर होता है ना, जेल चले जाएंगे, अब लोग खुद से खुशी खुशी कंप्लायंस करेंगे। जनता पे इतना विश्वास दिखाना है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है। मेन मोटो समझ आ गया ना, कि जो माइनर ऑफेंसेस हैं, छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं, उनको डीक्रिमिनलाइज करा गया है। बहुत से प्रोविजंस में जेल जाने की जगह जुर्माना ले जाना माना गया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें इस एक्ट में बेसिकली यही है। इसके आगे आप खुद पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। मेनली इस एक्ट का मकसद पता होना चाहिए आपको। ये पता होना चाहिए कि कब एक्सटेंड दिया प्रेसिडेंट ने, 7 अप्रैल 2026 को। प्रेसिडेंट ने क्या बोला? 7 अप्रैल 2026 को कि हम इस जन विश्वास अमेंडमेंट बिल को एक्सटेंड देते हैं, ओके। देखो वही लिखा है, एक्ट रिमूव्स क्रिमिनल पेनल्टीज फॉर माइनर प्रोसीजरल लैप्सेस एंड रिप्लेसेस देम विद सिविल पेनल्टीज और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, ठीक है। ये एक्ट जो है 4 पिलर्स पे बेस्ड है। पहले तो पेनल्टी देने से पहले वार्निंग दी जाएगी, पेनल्टी जो ऑफेंस किया उसके प्रोपोर्शनेट होगी, रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा और पेनल्टी फ्रेमवर्क और ज़्यादा डायनेमिक होगा। ये 4 पिलर याद रखना। पेनल्टी से पहले वार्निंग, पेनल्टी एक प्रोपोर्शनेट होगी, डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होगी, फास्टर रेजोल्यूशन होगा और डायनेमिक पेनल्टी फ्रेमवर्क होगा। याद रखना, 3 पिलर्स में पेनल्टी आता है और 1 पिलर में रेजोल्यूशन वर्ड आता है। तो आपको चारों पिलर से याद रहेंगे, ओके। इसके अलावा और क्या याद रखोगे?
बहुत से केसेस में जुर्माने से काम चल गया, इम्प्रिजनमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे इम्प्रिजनमेंट पहले इंडियन सक्सेशन एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इन सब के तहत इम्प्रिजनमेंट होता था, अभी नहीं, अभी सिर्फ फाइन होगा, ठीक है। एक्ट बोलता है वार्निंग फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ऑफेंसेस अंडर सम लॉज, ठीक है। पहले और सेकंड ऑफेंसेस सिर्फ वार्निंग दी जाएगी, तीसरी बार गलती करोगे तो फिर आपको जेल भेजा जाएगा, ठीक है। इस एक्ट के तहत याद रखना 2 कमेटी सेटअप की गई है, इंपॉर्टेंट है। एक तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी सेटअप की गई है, ठीक है। दूसरी हार्डशिप एंड एनोमली कमेटी सेटअप करी गई है, राइट। प्रॉपर्टी टैक्स के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए हार्डशिप एंड एनोमली कमेटी सेटअप करी गई है। और बेस वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स वगैरह बताने के लिए, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, लैंड्स को खाली करने के लिए, ये सारी चीज़ों से डील करने के लिए म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी बनी है, जो वैल्यूएशन करेगी लैंड का, राइट। सो याद रखना म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी और हार्डशिप एनोमली कमेटी, ये दोनों किस एक्ट के तहत सेटअप की गई हैं? जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट के तहत, याद रहेगा ना। आगे देखो, इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 2025। इंडियन पोर्ट्स एक्ट का मकसद क्या है? ऑपरेशन, मैनेजमेंट, सेफ्टी, प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंटल कंप्लायंस एंड डेटा बेस्ड गवर्नेंस ऑफ ऑल पोर्ट्स इन द कंट्री। सभी पोर्ट्स का ऑपरेशन, मैनेजमेंट, सेफ्टी हो, वहाँ पे एनवायरमेंटल कंप्लायंस हो और डेटा बेस्ड गवर्नमेंट हो, इसलिए इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 2025 को पास किया गया है, याद रखना। इंपॉर्टेंट ये है कि इसने कौन से एक्ट को रिप्लेस करा है? 1908 के इंडियन पोर्ट्स एक्ट को रिप्लेस करा है, जो कि कॉलोनियल एरा का लॉ था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज़ कि किस एक्ट को रिप्लेस किया है। 1908 के एक्ट को रिप्लेस किया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। इस एक्ट के तहत मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप किया गया है, स्टैट्यूटरी कंसल्टेटिव बॉडी है, ठीक है। कौन चेयर करेगा इस काउंसिल को? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, ठीक है। जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज हैं, वो चेयर करेंगे इस काउंसिल को, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, ठीक है। यही काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइड करेगा आगे जो भी प्लान बनेंगे उसको लेकर के, ठीक है। और ये एक्ट कहीं ना कहीं जो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स हैं उनको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देता है, उनको एक कानूनी दर्जा देता है। जितने भी स्टेट में मैरीटाइम बोर्ड्स बनाए जाते हैं ना, तो इस एक्ट के तहत स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गया है उन लोगों को, ठीक है। याद रखना इसको। जहाँ पे बोर्ड इस्टेब्लिश नहीं है जैसे स्टेट में, वहाँ पे 6 महीने के अंदर बोर्ड इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए और उसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल जाना चाहिए, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सभी स्टेट में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी और जो इस कमेटी के अगेंस्ट अपील जाएंगी वो हाई कोर्ट में जाएंगी, राइट। याद रखना इसको। एक खास बात ये है कि इस एक्ट में जितने भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उनसे कंप्लायंस करने के लिए जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, लाइक मार्पोल है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, और बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन है, ठीक है। इन सभी से कंप्लायंस किया गया है ताकि रिसेप्शन फैसिलिटीज़ मिलें इन लाइन विद मार्पोल एंड बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन, राइट। अब ये मार्पोल और बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन क्या है, इन पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना, जो मार्पोल कन्वेंशन है उसका फुल फॉर्म तो लिखा ही हुआ है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। नाम से पता चल रहा है कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि अडॉप्ट की गई है बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। शिप्स के द्वारा जो पॉल्यूशन कॉज किया जाता है उसके लिए ट्रीटी है, ठीक है। चाहे शिप के द्वारा ऑयल के पॉल्यूशन हो, हार्मफुल केमिकल रिलीज़ करना हो, हैजार्डस सब्सटेंसेस हो, सीवेज हो, राइट, गार्बेज हो, एयर पॉल्यूशन हो, हर तरह के पॉल्यूशन से डील करता है मार्पोल कन्वेंशन, ठीक है। वहीं जो बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन है ये कैसे डील करता है? शिप्स जो है जो सी वाटर में जाती हैं, राइट, तो उनको बैलेंस और स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है, जब वो कार्गो कैरी ना कर रही हो तब, ठीक है। अब ये शिप्स जो जितना सी वाटर कैरी करती हैं अपने साथ, ठीक है, तो उस वाटर में बहुत सारी स्मॉल फिश होती हैं, प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो जब शिप्स इस वाटर को रिलीज़ करती हैं किसी और पोर्ट पर जा करके, ठीक है, शिप्स जब चलती है थोड़ा बहुत वाटर तो रखती है ना, बैलेंस सी वाटर को टेक इन करती हैं शिप। जब शिप समुद्र में जाती है थोड़ा सा वाटर अपने अंदर लेती है ताकि बैलेंस और स्टेबिलिटी बना रहे। तो उस वाटर में बहुत सारे फिश होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब शिप किसी और पोर्ट पे जाती है और वो ऑर्गेनिजम्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है, तो ये जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ये उनके लोकल इकोसिस्टम तक दोबारा कैसे पहुँचें, ठीक है, और वहाँ चल के ये दूसरे नेटिव स्पीशीज़ को हार्म कर सकते हैं। ये सब चीज़ों के लिए बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन बनाया गया है, ठीक है। मतलब शिप्स जो हैं अपने जितने भी शिप मतलब जितना भी इनके अंदर पानी है वो कहीं और जाने से पहले, कहीं और रिलीज़ करने से पहले उस पानी को पहले ट्रीट करें अच्छी तरह से, ताकि कोई भी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ किसी और दूसरी जगह रिलीज़ ना करें शिप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलास्ट वाला सिंपल सा फंडा याद रखना, शिप्स जो हैं बहुत सारा वाटर इनटेक कर लेती हैं और कहीं और जाकर रिलीज़ कर देती हैं, बट रिलीज़ करने से पहले उसको ट्रीट करें अच्छे से ताकि जो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं वो वहाँ के नेटिव स्पीशीज़ को हार्म ना करें एलियन स्पीशीज़ के तौर पर, यही चीज़ है। एक और ख़ास बात,
ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू नोटिफाई एनी पोर्ट एज अ मेगा पोर्ट। ये स्टेटमेंट एग्जाम लाइक कंडीशन में आपको एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग सकता है, बट स्टेटमेंट सही है। ये जो एक्ट है इंडियन पोर्ट्स एक्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू नोटिफाई एनी पोर्ट एज अ मेगा पोर्ट, इतना याद रखना। ओके, इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज लॉज बिल ऑफ 2026, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ब्रिंग द एग्जिस्टिंग लॉज रिलेटेड टू पुदुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर इन लाइन विद द न्यू डिलिमिटेशन फ्रेमवर्क एंड द प्रपोज स्ट्रक्चर ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन। ठीक है, डिलिमिटेशन के दायरे में लाने के लिए और वुमेन रिजर्वेशन को लागू करने के लिए ये बिल लाया गया है, ताकि पुदुचेरी, दिल्ली और आपके ये कश्मीर वाले रीजन में भी इस सब चीज़ों को सही से लागू किया जा सके, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। अगली न्यूज़ है प्रहार के बारे में। प्रहार क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा इंडिया का पहला नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी और पॉलिसी बोल सकते हो। प्रहार इंडिया की पहली नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है। यहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाने की बात कही गई है। कब लॉन्च की गई पॉलिसी? एग्जैक्ट डेट रखना 23 फरवरी 2026, 23 फरवरी 2026 को लॉन्च की गई है, याद रखना एग्जैक्ट डेट। प्रहार की डेट क्या है? 23 फरवरी 2026। ओके, टेररिस्ट अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारी वार्निंग्स दी गई हैं, जैसे कि हम किसी भी इंडिया को बहुत सारे थ्रेट्स हैं, लैंड, एयर, वाटर, हर तरह के थ्रेट हैं, सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, स्पॉन्सर टेररिज्म भी झेल रहे हैं, बहुत से जिहादी टेरर आउटफिट्स हैं। ठीक है, जितने भी ग्रुप्स हैं, अलकायदा, ISIS, ये लोग कहीं ना कहीं वायलेंस करना चाहते हैं इंडिया में, सारी बातें इसमें बोली गई हैं। और बोला है इंडिया ने कि जो मिसयूज़ करते हैं लोग केमिकल्स का, CBRNED मटेरियल्स का, CBRNED मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोजिव एंड डिजिटल, फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, और रोबोटिक्स, ड्रोन से यूज़ करके टेरर चला रहे हैं। तो प्रहार कहता है इंडिया कहीं ना कहीं इन सब का मुँह तोड़ जवाब देगा और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो याद रखना इस चीज़ को। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखना कि प्रहार स्ट्रेटजी क्लियरली ये बताती है कि इंडिया कभी भी टेररिज्म को किसी स्पेसिफिक रिलीजन, एथनिसिटी, नेशनलिटी या सिविलाइजेशन से जोड़कर नहीं देखता है। ये चीज़ प्रहार स्ट्रेटजी में क्लियरली लिखी हुई है, राइट। बाकी आपका होमवर्क ये है कि प्रहार का जो फुल फॉर्म है उसको एक बार पढ़ के जाना। ठीक है, इसमें P फॉर प्रिवेंशन होता है, R फॉर होता है रिस्पॉन्स, A फॉर एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटीज़, H फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, A फॉर होता है एटेन्यूएशन, यानी कि जो कंडीशंस हैं जो कि टेररिज्म को प्रमोट करती हैं, रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती हैं, उनको कम किया जा सके। दूसरा जो A है, डबल A है ना, तो दूसरा जो है उसका अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट मतलब होता है दूसरी कंट्रीज से कोऑपरेट करना, अलाइन करना टेररिज्म को फाइट करने के लिए। और R मतलब होता है रिकवरी एंड रेजिलियंस। तो ये जो पूरा प्रहार का फुल फॉर्म है आपको पता होना चाहिए, और एक बार गूगल पे देख लेना इसको। ठीक है, इसके अलावा याद रखना ये स्ट्रैटेजी किसने रिलीज़ करी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नहीं करी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने करी है, 2026 में करी है, 23 फरवरी करी है। इसकी डेट याद रखनी है, इसलिए मैं बार बार उस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। ठीक है, थीम क्या है इस स्ट्रैटेजी की? थीम नोट कर लो, ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म इज़ द थीम। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस स्कीम के इस बार पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि इस स्कीम को 2000 में लॉन्च किया गया था, राइट, और ये 25 साल पूरे हो गए इस स्कीम को। इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव था ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, सभी मौसम में काम करने वाली रोड से सभी गाँवों को कनेक्ट किया जा सके, जितने भी रूरल हैबिटेशन हैं उनको कनेक्ट किया जा सके। तो इस योजना को, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 25 दिसंबर 2000 में जो लॉन्च हुई थी, अभी लास्ट ईयर दिसंबर में 25 साल पूरे हो गए, राइट। याद रखना इस योजना को जब लॉन्च किया गया था तब से लेकर अभी तक टोटल 8,25,114 किलोमीटर रूरल रूट्स को सैंक्शन किया गया है, जिसमें से 7,87,520 किलोमीटर रोड्स को बना भी दिया गया है। मतलब कि 95% फिजिकल प्रोग्रेस है 25 सालों में। इस स्कीम की प्रोग्रेस कितनी है? 95%। 8 लाख के आसपास रोड सैंक्शंस हैं और 7 लाख के आसपास किलोमीटर बन चुकी हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ओके, इस योजना के अब तक 3 फेजेस हो चुके हैं। पहला फेज़ 2000 में, दूसरा फेज़ 2013 में और तीसरा फेज़ 2019 में लॉन्च किया गया, ये पता होना चाहिए, राइट। याद रखना जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना। बुक में बहुत सारी चीज़ें फालतू की लिखी हैं, उन पर उतना टाइम वेस्ट मत करना। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना भी पढ़ के अगर याद रख लिया ना, तो अगर इस बुक से क्वेश्चन आएगा तो करेक्ट कर लोगे। ठीक है, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाना, फिर अपना ही लगा लो, फिर लेक्चर देख ही क्यों रहे हो, राइट। जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ लो, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगने की जरूरत नहीं है। बाकी वहीं और से भले आप करंट अफेयर पढ़ लेना, इस बुक में जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड आई टेक फुल गारंटी ऑफ दिस। मैं कुछ भी ऐसा नहीं छोड़वा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो याद रखना। और एज बेस्ड सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस फॉर चिल्ड्रन, कर्नाटका ने अनाउंस किया है कि अब 16 साल के कम बच्चों को सोशल मीडिया नहीं यूज़ करने देंगे। उसी दिन आंध्र प्रदेश ने भी बोल दिया कि 13 साल से जो बच्चे हैं, 13 साल से कम उम्र के, उनको हम नहीं यूज़ करने देंगे। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं। कर्नाटक आंध्र प्रदेश का नाम याद रखना। सोशल मीडिया बैन किया चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे ने ये चीज़ ऑलरेडी बोली थी, रिकमेंड करी थी कि एज बेस्ड लिमिट्स लगाए जाने चाहिए, ठीक है, सोशल मीडिया यूसेज पे। तो वही चीज़ इन लोगों ने करी है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स ने, याद रखना इसको, ठीक है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया एक ग्लोबल प्रेसिडेंट सेट करा था ऑस्ट्रेलिया ने, कि उसने पहले बैन कर दिया था बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखना। याद रखना कि बेंचमार्क कंट्री ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले उसने बैन किया था। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो डिबेट में है वो आर्टिकल 19 आएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21A आएगा, एजुकेशन वाला, राइट। सो ये सारे तो आएंगे, बट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि WHO ने रिकॉग्नाइज करा है गेमिंग डिसऑर्डर को अंडर ICD-11। ICD क्या होता है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। इसका जो 11th रिवीजन है उसमें WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर को भी इंक्लूड किया, रिकग्नाइज़ किया। तो याद रखना गेमिंग को एज अ डिसऑर्डर माना गया है ICD-11 में WHO के द्वारा। तो ये ग्लोबल हेल्थ रेफरेंस है लिंक टू द डिजिटल एडिक्शन, याद रखना इस चीज़ को, WHO का रिकग्नाइज करना गेमिंग डिसऑर्डर को इन ICD-11। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु में 8 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को एक्सकवेट करा है और अप्रूव कर दिया है, राइट। तो और इसमें 11th फेज़ ऑफ किलाड़ी एक्सकवेशन को भी अप्रूव किया है। ये एक्सकवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया की, तमिलनाडु की एंशिएंट हिस्ट्री और सिविलाइजेशन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये साइट्स हमें आयरन एज से लेकर के, ठीक है, जो अर्ली अर्बन मैरीटाइम सेटलमेंट्स है तमिलनाडु में, सबको समझने में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करती है। इसमें आपको बस ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इनके नाम याद रखने हैं। कीलादी एक जगह है शिवनागा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और पत्तीनामारुधुर, ठीक है, करीवालामा वनथनलूर, मणिकोलाई, आदिचानूर, ठीक है, तो वेलालोर, तेलुंगानूर, सलेम, ठीक है, नागापट्टिनम, ये जितनी भी 8 साइट्स हैं इनके बस नाम याद कर लें। नाम से देखने से लग रहा है तमिलनाडु की साइट्स में, एक बार देख लेना, ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, बाकी ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिफेंस फॉरेस्ट विजन ऑफ 2047, ये डिफेंस की बात है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम आएगा ही। इन्होंने ये विजन रिलीज़ किया है 2047 तक। इन्होंने बोला है कि हमारे इंडियन मिलिट्री को हमें फ्यूचर रेडी करना है। ये विजन रोड मैप, पहली बार डेट याद रखना, 10 मार्च 2026 को, ठीक है। 10 मार्च को 10 लोग एक साथ मार्च करना शुरू किए और बोले कि 2047 तक इंडिया की जो मिलिट्री है उसको मैं वर्ल्ड क्लास का बना दूंगा। 10 मार्च को राजनाथ सिंह 10 लोगों के साथ मार्च करते हुए इस फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री विजन को इन्होंने लॉन्च किया, जिसका नाम है डिफेंस फोर्सेस विजन ऑफ 2047, जिसको मैंने गलती से फॉरेस्ट विजन बोल दिया, तो फोर्सेस विजन है, याद रखना इसको, ठीक है। याद रखना कि न्यू दिल्ली में इस विजन को लॉन्च किया गया, हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS, राइट, याद रखना इस चीज़ को। आगे याद रखना 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था एज अ ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स इन डिफेंस के तौर पे सेलिब्रेट किया था, ठीक है। आगे ये 2047 का मैप बना रहे हैं, उसमें ज़रा इनको देख लीजिए। इन्होंने बोला 2030 तक तो हम ट्रांजिशन करेंगे आराम से, कि सारी मिलिट्री वगैरह को रिस्ट्रक्चर करेंगे, डिफेंस को स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। एज अ फाउंडेशन तौर पे न्यू रखी जाएगी मजबूत डिफेंस सेक्टर की 2030 तक। 2030 से 40 तक एरा ऑफ कंसोलिडेशन होगा। हम और ज़्यादा साइबर स्पेस कैपेबिलिटीज़ को डीप करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अपने डिफेंस सिस्टम से। डिफेंस में साइबर को, स्पेस कैपेबिलिटीज़ को इंटीग्रेट किया जाएगा। उसके बाद जब 2040 से 40 सालों पहुँचोगे, ऐसा एक्सीलेंस आपको दिखेगा कि पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो जाएगा, सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, ऑल डोमेन मिलिट्री फोर्स सब एकदम रेडी हो जाएगा। बट 2047 तक जब इंडिया एकदम डेवलप्ड हो जाएगा, उस टाइम पे हमारा मिलिट्री भी पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाएगी। ये है इनका विजन, और इसी को बोलते हैं डिफेंस फोर्सेस विजन 2047। इसके 3 पार्ट है, याद रखना, एरा ऑफ ट्रांजिशन, एरा ऑफ कंसोलिडेशन एंड एरा ऑफ एक्सीलेंस। ये तीनों फेजेस के नाम याद रखने और इनके ईयर याद रखने। सिंपल है, न्यूज़ खत्म हो गई। आगे बात करेंगे ज्ञान भारतम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे की। ये रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ज्ञान भारतम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे, नाम से ही लग रहा है मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व वगैरह करने की बात की जा रही है, राइट। ये ज्ञान भारतम मिशन है, उसी के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। ज्ञान भारतम मिशन 2025-26 के बजट में अनाउंस किया गया था लास्ट ईयर, ठीक है। उसी के तहत ये मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे जो है लॉन्च किया गया है, राइट। इंडिया का पहला नेशनल मैपिंग होगी, जितनी भी हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स की रिपोजिटरीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, उनको अच्छे से डिजिटाइज किया जाएगा, ठीक है। और जियो टैग किया जाएगा नेशनल इन्वेंट्री ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स को, ठीक है। उनकी लोकेशन पता की जाएगी, तो पूरी जो नेशनल इन्वेंट्री है उसको जियो टैग किया जाएगा, कौन से ये मैन्युस्क्रिप्ट्स कहाँ पे है, राइट। तो हमारे पास पूरा मैप होगा कि कौन से मैन्युस्क्रिप्ट्स कहाँ पे रखी हुई है, कौन से टेम्पल में, कौन से होम में, कौन से लाइब्रेरी में, ये सारी चीज़ें पता रहेंगी। तो बाकी इसमें और से ज़्यादा नहीं जानना है। 4 स्टेट सर्वे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट्स को, राइट।
फिर उनकी कैटलॉगिंग होगी और फिर उनको कंजर्व करके डिजिटाइज कर दी जाएगी। एक बार सारी मैन्युस्क्रिप्ट हमारी डिजिटाइज हो गई तो कभी गायब नहीं होंगी ना, तो एक जगह उनको कंजर्व करके रख दिया जाएगा। अभी तो भाई कागज़ पोथे में हैं तो कहीं भी गायब हो सकते हैं, कभी भी फट सकते हैं, राइट। तो हाई क्वालिटी डिजिटाइजेशन किया जाएगा ताकि हमारा जो कल्चर है वो प्रिजर्व हो सके हमेशा के लिए, यही इसका मिशन है, ठीक है। जल जीवन मिशन 2.0, ठीक है। जल जीवन मिशन 2.0 कब अप्रूव किया गया? 10 मार्च 2026 को। एक तरफ जहां राजनाथ सिंह 10 लोगों के साथ मार्च करते हुए डिफेंस का विजन बना रहे थे, वहीं मोदी जी ने जल जीवन मिशन 2.0 लॉन्च कर दिया 10 मार्च को, सेम डे, ठीक है। 10 लोगों के साथ 10 लोग मार्च करते करते मोदी जी के पास आए। मोदी जी ने क्या बोला? पहले आप लोग जल पी लीजिए। इस तरह से आपको 10 मार्च की डेट याद रहेगी। ये तो जल जीवन मिशन 2.0 की डेट है, बट क्या आपको पता है जल जीवन मिशन ओरिजिनली कब लॉन्च हुआ था? जल जीवन मिशन वॉज ओरिजिनली लॉन्च्ड इन 2019 15 अगस्त, आज़ादी दिवस पे। सबसे पहली बार पानी आज़ादी के दिवस पे पिलाया था 15 अगस्त को 2019 में, जब इलेक्शन जीते तो मोदी तब। उसके बाद 2.0 आया 10 मार्च 2026 को। याद रखना ये चीज़, दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है, ओके। जो जल जीवन मिशन का जो फाउंडेशन एम्बिशन है वो ये है कि टैप वाटर सप्लाई हो हर गांव में, हर घर तक 2024 तक हो, ठीक है। बट जब ये मिशन लॉन्च हुआ था तब सिर्फ 3.23 करोड़, सिर्फ 17% गाँव के घरों में टैप वाटर कनेक्शन हुआ करते थे, ठीक है। याद रखना, जब जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था उस टाइम पे सिर्फ 3.23 करोड़ यानी सिर्फ 17% गाँवों में, रूरल हाउस होल्ड्स में टैप वाटर कनेक्शन हुआ करते थे। और इनका मिशन था कि 2024 तक हम सभी घरों में टैप वाटर सप्लाई करवा देंगे। तो 17% घरों में था, 3.23 करोड़ हाउसेज में था गाँवों में टैप वाटर कनेक्शन। इनका मिशन था 2024 तक सभी घरों में पहुँचाने का। तो कितना अचीव कर पाए ये अभी तक? अभी तक इन्होंने जो अचीव किया है वो अचीव किया है 81% हाउस होल्ड्स को टैप वाटर पहुँचा दिया है, राइट। मतलब जब मिशन लॉन्च हुआ था हमने देखा ना, सिर्फ 3.23 करोड़ ही थे, ठीक है, 17%। अभी लगभग 15.8 करोड़ लोग के पास पहुंच चुका है, मतलब 15.8 करोड़ हाउस होल्ड पहुँच चुका है, ठीक है। 3 करोड़ पहले ही थे, 12 करोड़ घरों में और ऐड किया गया जल जीवन मिशन के तहत टैप वाटर, तो टोटल 15 करोड़ हो गया ना, टोटल 12 3 15, तो 15 करोड़ लोगों के घरों तक पानी पहुँच चुका है, टैप वाटर पहुँच चुका है। यानी टोटल कवरेज अभी 81% हो गया। 100% तो नहीं हो पाई है, इरादा इनका 100% था 2024 तक करने का, बट 81% हाउस होल्ड्स में टैप वाटर का एक्सेस हो गया। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना। जल जीवन मिशन शुरू हुआ था 3 करोड़ था, 17% हाउस होल्ड्स में था टैप वाटर कनेक्शन। अभी ये बढ़ के 15 करोड़ हो गया है, 81.6% हाउस होल्ड्स के पास टैप वाटर कनेक्शन हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके। इसके अलावा और क्या क्या याद रखोगे? इसके अलावा इसका बजट याद रख लेना। टोटल एक्सपेंडिचर जो है 8.69 लाख करोड़ का है, राइट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 3.5 लाख रुपए देगी, बाकी स्टेट देगी, राइट। इसके अलावा याद रखना एक चीज़ और कि एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है सुजलम भारत, इसको डेवलप किया जाएगा। इसके तहत हर विलेज को एक यूनिक सुजल विलेज आईडी दी जाएगी। सबको आईडी दे देते हैं ये लोग, तो एक आईडी अगर दे दी जाएगी तो डिजिटल मैपिंग हो सकेगी, कहाँ कहाँ सप्लाई सिस्टम पहुँचा है, कहाँ कहाँ नहीं पहुँचा है अभी, राइट। याद रखना कि इसमें ग्राम पंचायत का, विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटीज़ का एक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाएगा। एक जल अर्पण इनिशिएटिव के तहत सभी ग्राम पंचायत के जो भी विलेज वाटर कमिटीज़ हैं सभी जल के प्रति अर्पित रहेंगी, जल अर्पण इनिशिएटिव, राइट। ये सारी बातें याद रखना। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आने के लिए जल उत्सव मनाया जाएगा, एनुअली हर साल एक जल उत्सव मनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें की जाएंगी अंडर द जल जीवन मिशन 2.2। आपको इसकी डेट याद रखनी है, स्टार्टिंग वाले की डेट याद रखनी है, ठीक है। टोटल कितने घरों में वाटर पहुंचाना है? हमें पहुंचाना है 19.36 करोड़ में। पहुंचाया कितने में है? 15 करोड़ में। जब शुरू हुआ था मिशन तो सिर्फ 3 करोड़ घरों में था, 17% कवरेज थी, 81% हो गई है। 100% तब होगी जब हम 19.36 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में पहुँचा देंगे, राइट। याद रखना इस चीज़ को। टारगेट हमारा यही है, कनेक्शंस टू ऑल 19.36 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स बाई दिसंबर 2028। ये जो टारगेट 2024 का था ना, अभी 2028 से कर दिया गया, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। जिस भी ग्राम पंचायत में अचीव हो जाएगा उसको हर घर जल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो याद रखना, पूरा प्रोसेस समझ आ गया ना आपको। तो जल जीवन मिशन 2.0 का टारगेट दिसंबर 2028 है। जल जीवन मिशन 1 का था 2024 तक का, ठीक है। अभी हमें 19.36 करोड़ में पहुंचाना है, घरों में पानी पहुंचाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे पीएम राहत स्कीम, राहत किसको दे रहे हैं? जिनका एक्सीडेंट हो जा रहा है उनको राहत दे रहे हैं। इसका फुल फॉर्म है रखना, प्राइम मिनिस्टर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। जिसका रोड एक्सीडेंट हो जाए उस विक्टिम को हॉस्पिटलाइज किया जाए और उसका एश्योर्ड ट्रीटमेंट हो, इसके लिए पीएम राहत स्कीम चलाई गई है, ठीक है। तो याद रखना कि इस स्कीम के तहत इसमें जो सेक्शन 162 है मोटर व्हीकल्स एक्ट का, उसके तहत इसमें राहत प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है।
अब याद रखना कि इसमें क्या बोला गया है, जिसका भी एक्सीडेंट होगा उसको 1.5 लाख तक का ट्रीटमेंट कवर मिलेगा। ठीक है, कब तक एप्लीकेबल है ये? 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट तक एप्लीकेबल है, और सभी तरह के रोड्स पे एप्लीकेबल है, चाहे गांव की रोड हो, चाहे हाईवे हो, चाहे सड़क हो, कोई भी हो, राइट। इस स्कीम को 1112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से भी लिंक किया गया है। और याद रखना, गुड समार्टियन ने कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया गया है। बोला है कि अगर कोई हेल्प करता है किसी रोड एक्सीडेंट विक्टिम की, ठीक है, तो वो उसके थ्रू, वो जो राहवीर है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है 112 से, क्या कि आगे नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, एम्बुलेंस की रिक्वेस्ट कर सकता है, और दोनों सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकता है, राइट। AI बेस्ड भारत विस्तार स्कीम किस बारे में है? ये AI पावर्ड एग्रीकल्चर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट। फार्मर सेंट्रिक है। जो फार्मर्स होते हैं ना, उनके वेलफेयर के लिए इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेलफेयर जो है, हमारे मिनिस्टर हैं जो शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, राजस्थान में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, जयपुर में 17 फरवरी को, राइट। इनमें बोला गया है कि भाई क्या होगा इसमें जो फार्मर्स हैं उनको एडवाइजरी दी जाएगी विभिन्न मल्टी लैंग्वेज फॉर्मेट में, राइट। तो भारत विस्तार को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि फार्मर्स जो है सभी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं अपनी खुद की भाषा में, चाहे वो टेक्स्ट करके इन्फॉर्मेशन लेना चाहे या वॉइस के थ्रू। किसी मल्टीपल पोर्टल्स पे उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मिडिल मैन से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद सारी इन्फॉर्मेशन वो भारत विस्तार के थ्रू पा सकते हैं। जो फेज़ 1 है उसमें अभी हम सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को ही स्टार्ट कर रहे हैं, बट आगे चल के ये लैक्स ऑफ फार्मर्स तक पहुंचेगा जब इसमें हम महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात में डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी इंटीग्रेट करेंगे तो। ठीक है, तो भारत विस्तार क्या है? एक सिंगल डिजिटल गेटवे है फॉर फार्मर्स। भारत का विस्तार कब होगा? जब भारत के किसानों का विस्तार होगा। तो फार्मर्स का विस्तार कब होगा? जब उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उनके खुद की भाषा में। इसलिए भारत विस्तार AI बेस्ड, AI पावर्ड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, याद रखना है इसको। ठीक है, मैंने बताया था उड़ान स्कीम आगे डिस्कस की गई है। तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो मॉडिफाइड उड़ान है उसको अप्रूव कर दिया गया है मार्च 25, 2026 से। ठीक है, अब जो है हम रिवाइज्ड उड़ान, मॉडिफाइड उड़ान के तहत उड़ेंगे। ये 10 साल के लिए मॉडिफाई की गई है, 2026-27 से 2035-36 तक चलेगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो बजट में एलोकेट की गई है, याद रखना 28,840 करोड़, 28,840। ठीक है, 4 2 8 होता है, बीच में 2 8 आ गए हैं, 28,840 इस तरह से करके करोड़ याद रखना है, कई बार ऐसे कॉस्ट पूछ लेता है। ठीक है, तो 28,840 करोड़, 28,840 करोड़ एम्फेसिस कर रहा हूँ, इट मीन्स कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना उड़ान स्कीम की कॉस्ट। ठीक है, इस स्कीम्स के बहुत सारे कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट देखने से पहले आपको क्या पता है कि उड़ान स्कीम पहले कब लॉन्च की गई थी? उड़ान स्कीम 2016 में लॉन्च करी गई थी। कई बार ना ये जो उड़ान है, आपकी जो उल्लास मैंने बताई थी, आपकी राहत हो गई, ठीक है, और आपकी यू विन हो गया, आपका जल जीवन हो गया, इन सबको ना क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को दे देता है। इसलिए इन सबके फाउंडेशन ईयर पता होने चाहिए आपको। उड़ान जो है 2016 की स्कीम है, जिसमें बोला गया था कि अभी जो हम फ्लाइट में लोग उड़ते हैं उसको अफोर्डेबल बनाना है, और टायर 2 टायर 3 सिटीज़ को भी कनेक्ट करना है हमें। ठीक है, इससे एरोप्लेन इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो 9 साल का इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है 2016 से लेके 2026 तक। ठीक है, इसमें कम से कम 665 रूट बनाए गए हैं, 95 एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है, हेलीपोर्ट्स बनाए गए हैं, वाटर एयरडोम्स बनाए गए हैं। तो मतलब काफ़ी काम हुआ है इस दिशा में। ओके, 3.5 लाख से फ़्लाइट अभी ऑपरेट करती हैं, 1.64 करोड़ पैसेंजर्स को ले जाती हैं डेली। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। इसके अलावा क्या क्या याद रखोगे? इसके अलावा याद रखना है आपको कि एरोड्रोम्स डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे शहरों में हवाई पट्टी होती है, तो उस हवाई पट्टी को जो है एयर स्ट्रिप्स को हम 100 एयरपोर्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 100 एयरपोर्ट्स डेवलप करने हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग अनसर्व्ड एयर स्ट्रिप्स, राइट। ऐसे ही ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एरोड्रोम्स बनाए जाएंगे कि उनको ऑपरेशन और मेंटेनेंस हो सके, 3 साल के लिए रहेगा ये। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। बाकी याद रखना मॉडर्न हेलीपैड्स बनाए जाएंगे। ठीक है, ताकि जो हिली रिमोट एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे भी कनेक्टिविटी चैलेंजेस हैं उनको दूर किया जा सकता है। इसके लिए मॉडर्न हेलीपैड्स बनाए जाएंगे। इतना ही याद रखना है। 3 कंपोनेंट हैं। ठीक है, मॉडिफाइड उड़ान के 3 कंपोनेंट क्या क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एरोड्रोम, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एरोड्रोम्स, एंड मॉडर्न हेलीपैड्स को डेवलप करना। इतना ही याद रखना है। बाकी मेन उड़ान स्कीम याद रखना 2016 अक्टूबर में लॉन्च की गई थी। ठीक है, ओम बिरला और ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए मोशन लाया गया था, बट वो मोशन फेल हो गया। बट याद रखना कि अभी हमारे राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? CP राधाकृष्णन है। अभी हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। तो ओम बिरला को हटाने के लिए और ज्ञानेश कुमार जो कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं
उनको हटाने के लिए अपोजिशन मोशन लेकर आई थी, बट वो हो नहीं पाया। यहाँ पे आपको पढ़ लेना है, पॉलिटी रिवाइज कर लेनी है कि स्पीकर को रिमूव करने का जो प्रोविज़न है वो 94 के तहत है। स्पीकर का आर्टिकल 94 है, राइट। उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है, देख लेना एक बार, राइट। ये तो आपने पॉलिटी पढ़ा ही होगा। शांति एक्ट 2025 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या फुल फॉर्म है शांति का? शांति का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, नहीं टेक्नोलॉजी नहीं है, देखो, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म देख लेना एक बार, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, टेक्नोलॉजी इन इंडिया नहीं। हो सकता है फुल फॉर्म ही पूछ ले, वैसे लगता नहीं कि फुल फॉर्म वगैरह पूछेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं। ये मेनली इस एक्ट का मकसद है क्या? इस एक्ट का मेन मकसद है इंडिया के जो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर लॉज हैं उनको मॉडर्नाइज करना और एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर तैयार करना न्यूक्लियर लीगल फ्रेमवर्क को लेकर के। ठीक है, तो ताकि हम जो क्लीन एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? क्लीन एनर्जी है। इंडिया क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर पाए, ये पर्पज़ है। ठीक है, इंडिया का जो गोल है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बनाने का 2047 तक, उसको अचीव किया जा सके। इंडिया का इंडिया का गोल है ना कि 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी हो इंडिया की 2047 तक। तो इसके लिए ये एक्ट क्या करता है, याद रखना, ये एक्ट दो पुराने ओल्ड लॉज को रिप्लेस करता है। हमारे पास दो पुराने ओल्ड लॉज थे, एक तो हुआ करता था एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 और दूसरा होता था सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ऑफ 2010। इन दोनों एक्ट को रिप्लेस करता है ये नया लॉ, शांति एक्ट। और जिससे मेन प्रोविज़न है जिसको लेके काफ़ी चर्चा हुई वो ये थी कि इस एक्ट में अलाउ किया गया है प्राइवेट पार्टिसिपेशन को, लिमिटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन को। इंडियन प्राइवेट कंपनी अब पार्टिसिपेट कर सकती हैं बिल्ड करने में, ऑपरेट करने में सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, बट गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंतर्गत, राइट। तो याद रखना, एक्ट अभी भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन सिर्फ सेलेक्टेड फ्यूल फैब्रिकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में अलाउड है, जैसे कन्वर्जन करना हुआ, रिफाइनिंग, एनरिचमेंट करना हो यूरेनियम 235 का, ठीक है, एक थ्रेशोल्ड तक, इन सब में ही प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउड है। अभी भी जो सेंसिटिव फ्यूल साइकिल है, स्ट्रेटजिक एक्टिविटीज़ हैं, वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट या उनके द्वारा होल्ड के इंस्टीट्यूशंस को ही अलाउड है। ठीक है, तो लिमिटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउ किया गया है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, गवर्नमेंट अभी भी जो की स्ट्रेटजिक एरियाज हैं लाइक न्यूक्लियर फ्यूल हो गया, रेडियो एक्टिव वेस्ट को मैनेज कैसे करना है, नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इशू, ये सब अभी भी गवर्नमेंट के दायरे में है। तो यही मेन पर्पज़ है शांति एक्ट का। बाकी जो प्रोविजंस लिखे हैं पढ़ लेना, मेन मकसद पता होना चाहिए आपको, तो आप खुद डिड्यूस कर लोगे आंसर। कुछ फैक्ट्स याद रखना, वो ये है कि न्यूक्लियर पावर अभी जो हमारे इंडिया है उसमें 3% टोटल एनर्जी जनरेशन में कंट्रीब्यूट करता है, राइट। और याद रखना कि इंडिया की जो इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो 8.78 गीगावाट है, और कितना राइज कर सकती है 2031-32 तक, ये 22.38 गीगावाट तक राइज कर सकती है 2031-32 तक। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म टारगेट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 100 गीगावाट का हमारा, हमें 100 गीगावाट अचीव करना है। ठीक है, अभी हम टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सिर्फ 3% न्यूक्लियर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें अभी जो कैपेसिटी हमारी 8.78 गीगावाट की है, इसको हमें 2031 तक 22 तक ले जाना है। ठीक है, और 2047 तक 100 तक पहुंचाना है। ये चीज़ याद रखना, ये करंट स्टेटस याद रखना। बाकी शांति एक्टिव प्रोविजंस तो पता ही है आपको, राइट। रिपब्लिक डे 2026, इस बार 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया। थीम क्या थी? 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम को लेकर के मैंने बताई आपको क्या क्या चीज़ें की गई अभी, राइट। और क्या याद रखना है, हमारे गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट है एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है, और उर्सुला वॉन डेर लेन जो कि यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है, राइट। तो उर्सुला एंड एंटोनियो, दो नाम याद रखना, ये दोनों हमारे क्या थे? चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे के। क्या नाम रखोगे? एंटोनियो, उर्सुला। ओके, आपके घर पे कोई आंटी आती है तो क्या बोलते हो? कुर्सी ले आओ। मम्मी क्या बोलती है? कुर्सी ले आओ। तो आंटी आ गई, कुर्सी ले आओ, एंटोनियो, उर्सुला, इस तरह से याद रखना। आंटी आ गई, कुर्सी लाओ। ओके, इस ईयर रिपब्लिक डे की थीम तो थी ही, वंदे मातरम वाली थीम थी, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। और यहाँ पे वंदे मातरम थीम रखी क्यों गई? क्योंकि वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग की 150th एनिवर्सरी मनाई गई नवंबर 7, 2025 को। ठीक है, वंदे मातरम को 150 साल कब हुए? 7 नवंबर 2025 को, याद रखना इस चीज़ को। बाकी महाराष्ट्र का जो टैब्ल्यू है वो टॉप किया है, गणेशोत्सव दिखाते हैं वो लोग। ठीक है, स्पेशल प्राइज़ दिया गया है PWD को, क्योंकि उन्होंने वंदे भारत के कॉम्बिनेशन को अच्छे से दिखाया। ठीक है,
इसके अलावा इस बार पब्लिक के बेसिस पे भी जो टॉप किया जिसने पब्लिक की वोटिंग के बेसिस पे वो गुजरात का टैबलू था जिन्होंने स्वदेशी का मंत्र दिया, राइट। उसमें यूपी का जो कल्चर ऑफ बुंदेलखंड है वो सेकंड नंबर पे रहा। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, ओके। उत्तर प्रदेश ने क्या हाईलाइट किया इस बार, बुंदेलखंड का कल्चर, ठीक है। तो उसको पब्लिक वाले में सेकंड नंबर पे था वो टैबलू उत्तर प्रदेश का। तो याद रखना इसको, ठीक है। दो तरीके से होते हैं, एक तो जो वहाँ पे डिसाइड होता है वो, दूसरा पब्लिक के बेसिस पे, ठीक है। टॉप 3 टैबलू पब्लिक के बेसिस पे यूपी वाला है, राइट। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव दिखाया गया, जम्मू कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट्स और फोक डांसेस दिखाए गए, और केरला वाले ने वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल लिटरेसी दिखाया। तो केरला वाला इंपॉर्टेंट है टैबलू, याद रखना इसको, ठीक है। आत्मनिर्भर केरला फॉर आत्मनिर्भर भारत, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। सेंट्रल मिनिस्ट्री से सबसे बढ़िया टैबलू किसका था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का था। इन्होंने वंदे मातरम के बारे में दिखा दिया। भाषिनी, भाषिनी क्या है पहले तो जान लो। भाषिनी एक नेशनल इनिशिएटिव है जो कि मल्टीलिंगुअल वॉइस इनेबल्ड डिजिटल पब्लिक सर्विसेज अक्रॉस इंडिया देने की बात करता है। इस प्लेटफॉर्म पे 36 लैंग्वेजेस टेक्स्ट में और 22 लैंग्वेजेस वॉइस में इस प्लेटफॉर्म में सपोर्ट होती हैं, ठीक है। और कम से कम 350 AI लैंग्वेज मॉडल्स को इसमें यूज़ किया गया है भाषिनी में। तो भाषिनी ने जो पहला वॉइस मॉडल अपना प्रदर्शित किया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन के तहत, कहाँ पे प्रस्तुत किया ये, तो AI लेड इनोवेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 20 जनवरी को लखनऊ में। याद रखना ऐसी कॉन्फ्रेंस पूछी जाती हैं, ठीक है। AI लेड कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी 20 जनवरी को। वहाँ पे जो भाषिनी डिवीज़न है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसने अपना वॉइस फर्स्ट मल्टीलिंग्वल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को शोकेस करा, ठीक है। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये सेंटर फॉर ई गवर्नेंस ने ऑर्गेनाइज करी थी, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट इंडिया के सीनियर ऑफिशियल्स आए हुए थे। तो यहाँ पे भाषिनी ने अपना पहला एग्जाम्पल प्रस्तुत करा, ओके। भाषिनी का फुल फॉर्म क्या है, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, ठीक है। एक नेशनल लैंग्वेज ट्रांसमिशन मिशन इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। इसके तहत किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाएगा। मैंने बताया ना 350 आर्टिफिशियल लैंग्वेज के मॉडल्स यूज़ किए गए हैं ताकि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको ट्रांसलेट किया जा सके, स्पीच रिकग्निशन किया जा सके, ठीक है, वॉइस बेस्ड सर्विसेज दी जा सके इंडियन लैंग्वेजेस में, ताकि जो इंडिया में लैंग्वेज बैरियर है वो दूर हो सके। जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हैं उन सभी को सभी इंडियन लैंग्वेजेस में, जो मेजर इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें अवेलेबल रहें लोगों के लिए। अभी तक गवर्नेंस सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल रहती है ज़्यादातर। अब जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो सभी ज़्यादातर लैंग्वेजेस में सिटीजन्स को अवेलेबल हों, इसलिए भाषिनी का इस्तेमाल हो रहा है, याद रखना इसको, ठीक है। तो इंडिया में जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव हैं, एक तो भाषिनी हो गया, और कौन कौन से हैं, एक तो आधार है, ठीक है, डिजिटल आइडेंटिटी का बैकबोन आधार भी ऐसा ही है। वैसे ही हमारे पास UPI है, ठीक है। UPI में अभी तक 2025 तक UPI के मंथली ट्रांजैक्शन की वैल्यू 27.28 लाख करोड़ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना भी ऐसी ही है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, राइट, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बैकबोन है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा आप। फरवरी 2026 तक लगभग 60 करोड़ के आसपास जनधन अकाउंट खुल चुके हैं, याद रखना इसको। जनधन अकाउंट में 56% अकाउंट्स वुमेन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगस्त 2025 तक का डेटा है, ये याद रखना, ये आपके मेंस में भी काम आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया UGC इक्विटी रेगुलेशंस पे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ UGC को लेकर रेगुलेशंस लाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। तो आपको जानना नहीं है कि वो रिस्ट्रिक्शन, वो क्या रेगुलेशंस थे, क्या रूल्स थे, ठीक है। बस याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे, ठीक है, आबेदा सलीम तदवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत, उसके तहत UGC इक्विटी रेगुलेशंस लाए गए थे। तो याद रखना आबेदा सलीम तड़वी केस किससे जुड़ा हुआ है, UGC रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है, इतना याद रखने वाली बात। तो दूसरी बात, UGC इक्विटी रेगुलेशंस लाए गए थे, ठीक है। मेनली क्या क्या चीज़ें की गई थी इसमें बोला गया था कि एड्रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, स्टूडेंट सुसाइड कम हो, ठीक है, इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है अभी से रेगुलेशन का, उसको रेक्टिफाई करना, ये सारी चीज़ें की गई थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला था कि ये सारे रेगुलेशंस को इन्फोर्स किया जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी जब रेगुलेशंस आ गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, ठीक है। ऑल्दो ये एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क था, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने बोला बहुत से प्रोविजंस आपके इसमें वेग हैं, इनका पॉसिबल मिसयूज़ हो सकता है, बहुत से लोगों को आपने अभी एक्सक्लूड कर रखा है, उसको क्लैरिफाई करिए, उसके बाद इन रेगुलेशंस को लेकर के आइए। बाकी इन रेगुलेशंस की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये मेंस के लिए एक मुद्दा हो सकता है, बट प्रीलिम्स में ज़्यादा काम का नहीं है। बस याद रखना रेगुलेशंस का मतलब क्या था, डिस्क्रिमिनेशन को कम करना, मगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ प्रोविजंस वेग लगे तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। अबेयंस का मतलब होता है स्टे लगाना, ओके। उत्तर प्रदेश घरौनी एक्ट 2025
घरौनी एक्ट किसको बोलते हैं? रूरल पॉपुलेशन रिकॉर्ड एक्ट। रूरल पॉपुलेशन का रिकॉर्ड होना चाहिए, किसके पास कितनी पॉपुलेशन है और कितना प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड हमने स्वामित्व प्रोग्राम के तहत कलेक्ट कर ही लिए हैं, ठीक है। तो क्लियर लीगल फ्रेमवर्क मिल पाएगा कि कितनी आबादी है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। इसके लिए घरौनी एक्ट बनाया गया है, ठीक है। अब क्या होगा, रूरल प्रॉपर्टी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा। ड्रोन बेस्ड सर्वे होंगे स्वामित्व स्कीम के तहत। स्वामित्व स्कीम लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने वाली स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की। गांव-गांव तक जाएंगे, ड्रोन उड़ेंगे और पता करेंगे भाई किसकी ज़मीनों क्या रिकॉर्ड है, स्वामित्व का स्टेटस पता चलेगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में अभी जो स्टेटस है वो ये है कि जो टारगेट विलेजेस है 90,000 विलेजेस लगभग टारगेट किए जाएंगे और अभी तक टारगेट किए जा चुके हैं 90,000 और ड्रोन फ्लाइंग अभी भी उतने ड्रोन अभी तक फ्लाई हो चुके हैं, ठीक है। और कितने प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा चुके हैं विलेजेस में? लगभग 68,000 के आसपास। ये डेटा आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, बस एक स्कीम याद रहे इसलिए याद रखना है बस, ठीक है। और याद रखना बस वही है कि लीगल रिकग्निशन होगा स्वामित्व बेस्ड रिकॉर्ड्स का, ठीक है। रिकॉर्ड्स को घरौनी बोलते हैं। तो घरौनी ऐसी घरौनी जो कि सर्वे के बाद प्रिपेयर की जाएंगी, ठीक है। और वही माना जाएगा इस एक्ट के तहत कि आपका लैंड रिकॉर्ड यही है, ठीक है। इसलिए घरौनी एक्ट के तहत सभी के लैंड रिकॉर्ड्स को लीगलाइज किया जा रहा है, बेसिकली यही है, ओके। पेनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट, कुछ नहीं याद रखना है, इतना याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को बोला है कि एक वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाइए 1 महीने के अंदर, ताकि ये जो पेनियार वाटर रिवर डिस्प्यूट है सुलझाया जा सके। किसके बीच में है याद रखना है बस? तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, अलॉन्ग विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। मतलब तमिलनाडु, कर्नाटका और पुदुचेरी के बीच का ये डिस्प्यूट है, पेनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट, इतना ही याद रखना है, ओके। ये जो इंटर स्टेट रिवर और इसके एडजुडिकेशन का जो आर्टिकल है, क्या इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है? यस, आर्टिकल 262 भी याद रखना है, ओके। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल हैं 2026 के, ये नए रूल्स हैं ताकि सॉलिड वेस्ट जो गार्बेज जो कूड़ा कचरा होता है उसको अच्छे से मैनेज किया सके। याद रखना ये वाले जो रूल हैं ये रिप्लेस कर रहे हैं, दे सुपरसीड द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल ऑफ 2026, ठीक है। ये रिप्लेस कर रहे हैं, पहले वाला हमने पढ़ा था वो रिप्लेस नहीं कर रहा था। और बताओ कौन से एक्ट के तहत इशू किए जाएंगे? ऑब्वियसली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ठीक है। इसी एक्ट के तहत ये रूल्स बनाए जाते हैं। दे सुपरसीड दीज रूल्स ऑफ 2016, ठीक है। इनका मकसद क्या है? वेस्ट को, सेग्रीगेशन को प्रमोट करना, रिसाइकिल करना, रीयूज़ करना, ठीक है। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो प्लास्टिक वेस्ट था, अभी हम सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट वाले जो रूल्स हैं वो 2016 के रूल्स को रिप्लेस नहीं करते, बट सॉलिड वेस्ट वाले 2016 के रूल्स को रिप्लेस करते हैं, सुपरसीड करते हैं। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। आगे और देखना, यहाँ पे जो की चेंजेस किए गए हैं वही किए गए हैं कि अभी तक हम देखते हैं जनरली 2 डस्टबिन होती हैं, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट। अभी हमने बात किया हमारे पास 4 वेस्ट एग्रीगेशन होगा डस्टबिन में, एक वेट वेस्ट होगा, एक ड्राई वेस्ट होगा, एक सैनिटरी वेस्ट होगा और एक स्पेशल केयर वेस्ट होगा। अभी तक आप 2 तरह की डस्टबिन देखते हो, नीली और हरी, अब आप 4 तरह के डस्टबिन कुछ दिन बाद देखोगे, ठीक है। वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, ठीक है। अभी दिल्ली में मेट्रो में एक जगह मेट्रो थी, कोई द्वारका वारका की मेट्रो थी, उसमें यहाँ पे लिखा था नीला वेस्ट, यहाँ पे हरा वेस्ट, यानी कि सूखा कचरा और गीला कचरा, ठीक है। ढक्कन खोला तो नीचे यहाँ पे कोई कंपार्टमेंट ही नहीं था, ढक्कन खोला गया तो नीचे सूखे कचरे सब मिक्स थे, ऊपर से पोस्टर लगा था गीला कचरा, सूखा कचरा। ढक्कन खोला, नीचे बीच में कोई कंपार्टमेंट था ही नहीं। तो इस तरह की धोखाधड़ी ना हो, इसलिए थोड़ा सही से रूल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अथॉरिटीज़ को, सिर्फ दिखाने में नहीं, रियलिटी में भी, राइट। सो बल्क वेस्ट जनरेटर्स की बात करें, यहाँ पे बल्क वेस्ट जनरेटर्स को डिफाइन किया गया है, ठीक है। जो बल्क में वेस्ट जनरेट करते हैं, मतलब अगर किसी का फ्लोर एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, या फिर वो 40,000 लीटर से ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं एक दिन में, या फिर उनका जो वेस्ट जनरेशन है वो 1000 किलो से ज़्यादा है एक दिन में, ठीक है, तो उनको बल्क जनरेटर बोला जाएगा। और बल्क जनरेटर की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी होगी। जो बल्क जनरेटर हैं उनको अपने वेस्ट को ऑन साइट ही ट्रीट करना पड़ेगा, कहीं भेजना नहीं है आपको अपने वेस्ट को। अगर आप बल्क जनरेटर हैं तो आपको ऑन साइट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ऑन साइट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो आपको EBWGR सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। EBWGR सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसमें एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको अपने वेट वेस्ट को वहीं पे साइट पे आपको करना है रिसाइकिल, नहीं कर सकते तो आप ये सब सर्टिफिकेट लीजिए, ठीक है, जहाँ फिजिबल नहीं है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ये डेटा देता है, ये डेटा नहीं याद रखना है आपको। इसके अलावा याद रखना कि जो हमारे हिली और आइलैंड एरियाज़ हैं, राइट, वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं वेस्ट के लिए चार्ज कर सकती हैं। जो आप लोग घूमने जाते हो ना पहाड़ों पे फेंक के आते हो कूड़ा कचरा, तो वहाँ की अथॉरिटीज़ अब आपसे फ़ीस ले सकती हैं विजिटर्स से, टूरिस्ट से, ताकि वो अपने वेस्ट को हैंडल कर सकें, और लेना भी चाहिए, ठीक है, वरना ये लोग जाके सब फड़ा के आ जाएंगे वहाँ पे।
तो याद रखना ये 2016 की चीज़ों को रिप्लेस करता है। EPA एक्ट ऑफ 1986 से आती रूल बनाए गए हैं। इसमें 4 वे सेग्रीगेशन है। एग्जाम में आएगा 3 वे सेग्रीगेशन, नहीं 4 वे है, ठीक है। इसमें एक्सटेंडेड बल्क वे जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। इसको मॉनिटर कौन कर रहा है? CPCB मॉनिटर कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। इसके अलावा बायोफार्मा शक्ति क्या है? बायोफार्मा शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो कि यूनियन बजट 2026-27 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका एम है इंडिया को बायोफार्मास्यूटिकल्स का और बायोलॉजिकल मेडिसिन का ग्लोबल हब बनाना। इंडिया को बायोफार्मा और बायोलॉजिकल मेडिसिन का ग्लोबल हब बनाना मिशन है बायोफार्मा शक्ति। इसी साल बजट में अनाउंस किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट हुआ है 5 सालों के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्वेश्चन 100% चांस तो नहीं है, बट हाँ 75% चांस है कि आ सकता है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंप्लीट एंड टू एंड बायोफार्मा सिस्टम डेवलप करना है इंडिया में, एंड टू एंड इकोसिस्टम, ठीक है, कि रिसर्च भी यहीं हो, मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं हो, इनोवेशन भी यहीं हो, और एक्सपोर्ट भी हम करें अपने बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स को। व्हाट आर दिस बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स, पता है आपको? मान लो एग्जामिनर ने बायोफार्मा शक्ति ना पूछ के आपको बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर में डिफरेंस पूछ लिया, तो आपके चेहरे की हवाइयाँ नहीं उड़नी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। बायोलॉजिक्स मतलब ओरिजिनल बायोलॉजिकल मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया से बनाई गई, ईस्ट से बनाई गई, किसी एनिमल या ह्यूमन की सेल से बनाई गई। ऐसी मेडिसिन जो इन सेल्स को यूज़ करके बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई जाती हैं, उनको बोलते हैं बायोलॉजिक्स। जैसे कि इंसुलिन हो गई, आपकी वैक्सीन्स हो गई, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हो गई, ये सब बायोलॉजिक्स हैं, ठीक है। ये जो बायोलॉजिक्स होते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और यूजुअली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। वहीं जो बायोसिमिलर होते हैं, बायोसिमिलर एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि जो ऑलरेडी अप्रूव्ड बायोलॉजिक मेडिसिन है उसके सिमिलर हो, ठीक है। तो बायोसिमिलर बायोलॉजिक्स की सिमिलर मेडिसिन होती हैं। इनका कोई क्लिनिकली मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं होता दोनों में, इफेक्टिवनेस में, सेफ्टी में, क्वालिटी में, ठीक है। बायोलॉजिक्स एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है, बायोसिमिलर उसी प्रोडक्ट का एग्जैक्ट कॉपी है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट जो बायोसिमिलर्स हैं, जैसे जेनरिक ड्रग्स होते हैं, वो ज़्यादा एफोर्डेबल होते हैं ओरिजिनल बायोलॉजिक्स से। बस यही चीज़ है, याद रखना इसको, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना। तो ये चीज़ आपको बायोफार्मा शक्ति मिशन के बारे में पता होनी चाहिए, ओके। इस मिशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम 3 नए NIPER बनाएंगे, और जो 7 एग्जिस्टिंग NIPER हैं उनको हम अच्छे से अपग्रेड करेंगे, यानी टोटल 10 NIPER है। NIPER मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। 3 नए बनाए जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग 7 हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, ये बात याद रखना, ओके। अरावली हिल्स को लेकर के क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2026 में आया, जिसमें 5 मेंबर कमेटी बताई गई है, चेयर्ड बाई कंचन देवी। तो कंचन देवी उस कमेटी के चेयरमैन हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है अरावली हिल्स को लेकर के, ठीक है। अरावली की चेयरमैन कौन है? कंचन देवी, याद रखना इस चीज़ को, पहली बात तो, ठीक है। अब इनको टास्क दिया गया कि भाई आप कंटेंशियस डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स है उसको डिफाइन करिए और अपनी रिपोर्ट सबमिट करिए 31 अगस्त 2026 तक, ठीक है। अरावली हिल्स की जो कंटेंशियस डेफिनेशन है उसको डिफाइन करिए सही से और रिपोर्ट सबमिट करिए 31 अगस्त 2026 तक, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब ये कौन से कंटेंशियस डेफिनेशन की बात कर रहे हैं? एक्चुअली हुआ क्या था कि एग्जैक्ट बाउंड्री अरावली हिल्स को क्या है उसको लेकर कन्फ्यूजन चलती रहती है। तो एक क्लियर बाउंड्री अगर हो जाए डिसाइड अरावली हिल्स की, राइट, तो आसानी होगी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है, इलीगल माइनिंग को रेगुलेट करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने में आसानी होगी, एक क्लियर बाउंड्री डिफाइन हो जाए तो, राइट। अभी जो अरावली की डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है वो 2010 के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। इन्होंने आइडेंटिफाई किया अरावली के रीजन को यूजिंग ऐसी जगह जहाँ का स्लोप 3 डिग्री से ज़्यादा हो, जहाँ पे 100 मीटर फुटहिल का बफर हो, ठीक है, और जहाँ पे जो वैली डिस्टेंस है वो अप टू 500 मीटर हो, उसको अरावली माना जाएगा। ये चीज़ याद रखना, स्लोप 3 डिग्री से ज़्यादा हो, फुटहिल बफर 100 मीटर हो, और इंटर हिल डिस्टेंस या फिर वैली की जो चढ़ाई है वो कम से कम 500 मीटर है। इसको हम बोलेंगे क्या? अरावली। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी फॉर्म करी इस इशू को एग्जामिन करने के लिए। 2025 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट भी करी, बट उस कमेटी का रिकमेंडेशन नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी कंचन देवी के अंतर्गत, वो अब अगस्त में जाकर रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो देखते हैं उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया अरावली की, राइट। अरावली के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि अरावली जो है वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है और लगभग 700 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। और कौन कौन से स्टेट से पास होती है अरावली? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात जैसे स्टेट से पास होती है,
ठीक है। यहाँ पे एक जिक्र हुआ है ISFRE का। ये क्या है ISFRE? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है। इसी की DG हैं ये कंचन देवी, जिनको हेड बनाया गया है, राइट। रही बात FSII की, तो FSII तो पता ही है आपको, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये सारी बातें आपको इस न्यूज़ के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम जब IR पढ़ेंगे, क्योंकि IR का पोर्शन छोटा है कंपेरेटिवली, तो उसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे BVG राम जी। तब तक आप इतना पढ़ो। मिलते हैं ट्यूसडे को फिर से, या तो सुबह 11 बजे या फिर शाम 4 बजे, जिसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है, फिलहाल इतना पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज़ कर लो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है, अच्छे से पढ़ना, रिवाइज़ करना। और अब अगर आप UP BCS की तैयारी कर रहे हो तो अब सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, चीज़ों को ध्यान देना, चीज़ों को रिवाइज़ करना, MCQs प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दो, राइट। जस्ट अ रिमाइंडर, अगर आपको हमारा ग्रंथ बैच ज्वाइन करना है, मस्तिष्क मंथन ज्वाइन करना, यू कैन विजिट टू अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हम आपसे इंटरेक्ट करके आपको बैचेस में एनरोल कर लेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहो। आई दृष्टि को अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेक श्योर करूँगा कि आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए एग्ज़ाम रिलेवेंट, मैं फिनिश कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।